तो दोस्तों आज हम पीजीपी को रिवाइज करेंगे और थोड़ा फास्ट ट्रैक पे होगा, यानी कि स्पीड तेज़ रहेगी इसमें। और ये हम ध्यान रखें कि ये जो लेक्चर होगा ये अपना यूट्यूब पे डल जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इसको बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि भाई जितनी बार देखोगे आपको रट जाएगा और जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपना मान के चलते हैं कि टारगेट जो हमारा 85 मार्क्स है उसके लिए हम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा पीजीपी जो हेड है वो हमारा सेकंड हेड है। पहले हमने इससे पहले कौन सा ऐड किया था? कैपिटल गेन किया था। अब पीजीपी के अंदर क्या होता है? पीजीपी के अंदर कौन कौन से लोगों की इनकम यहाँ टैक्सेबल होती है? एक तो बिजनेस की और एक प्रोफेशन की। ऑल्दो बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही इनकम कहाँ टैक्सेबल होती हैं? यहाँ पर टैक्सेबल होती हैं। फिर यहाँ पर जो है पहली बात आती है वो ये आती है कि भाई आपका प्रॉफिट कैश में भी हो सकता है और कोई आपको गिफ्ट देता है, काइंड में आपको घड़ी दे दी, वो भी टैक्सेबल हो सकता है सेक्शन 28 के अंदर। इलीगल बिजनेस भी यहाँ टैक्सेबल हो सकता है। लीगल हो या इलीगल फर्क नहीं पड़ता, हमारा इनकम टैक्स कहता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा चाहे तुमने चोरी से पैसे कमाए हो। इसके बाद जो है अगर 4-5 बिजनेस हैं तो सबके प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं? अलग अलग निकाले जाते हैं, कैलकुलेशन अलग की जाती है, बाद में इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो टोटल हेड की इनकम बन जाती है। इसके अलावा हम जो है इसके बाद करते हैं अक्रूअल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस या फिर कैश बेसिस। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होंगे उन क्वेश्चन में जो है क्या कहते हैं, बड़े क्वेश्चन गिवन होंगे। वो बड़े क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, अगर क्या गिवन है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, तो हम जो है कैश बेसिस लगाएंगे। और अगर जो है क्या कहते हैं अपने पास क्या गिवन है, अच्छा, और कैश बेसिस लगा रहे हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, तो फिर मेथड भी कौन सा लगेगा? डायरेक्ट मेथड लगेगा। इनडायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट चाहिए होता है स्टार्टिंग में, वो हमें पीएनएल अकाउंट से ही मिल सकता है, और उस केस में हमेशा जो है अक्रूवल बेसिस लगता है। इसके बाद चलते हैं आगे। 5th पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं रिवीजन के टाइम पे। 6th पॉइंट है कैपिटल रिसीट, ये भी इग्नोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पीएनएल अकाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जब पीएनएल अकाउंट गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें नेट प्रॉफिट उठाना होता है, वो नेट प्रॉफिट पुट करना होता है, और उसमें ऐड करनी होती हैं जो भी चीज़ें क्या होती हैं? डिसअलाउड होती हैं। और लेस करना होता है ऐसी चीज़ जो यहाँ पर लेस नहीं की गई लेकिन हमें अलाउ होती है, जैसे कि डेप्रेशन एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, वो लेस करना होता है। तो इसके अलावा कुछ इनकम्स भी होती हैं जो ऐड या लेस करनी होती हैं। जो इनकम्स हमने यहाँ पर डाल रखी हैं बट वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो हम क्या करके चलते हैं? लेस करके चलते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो पीएनएल अकाउंट में टैक्सेबल होनी चाहिए बट उसने डाल नहीं रखी, वो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? ऐड करके चलेंगे। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। 90% क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगता है? इनडायरेक्ट ही लगता है। डायरेक्ट मेथड जो है क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों एक्सप्लेन कर रखे हैं। डायरेक्ट मेथड जो है क्या कहते हैं, कहाँ पर लगता है? जहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, मे बी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्वेश्चन होगा या डॉक्टर का क्वेश्चन होगा, वहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, वहाँ डायरेक्ट मेथड आप लगा सकते हो। जब भी डायरेक्ट मेथड लगेगा तो पूरे रिसीट एंड पेमेंट में आपको छांटना पड़ेगा। क्या छांटना पड़ेगा? कि कौन कौन सी जो है क्या कहते हैं इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होनी है, कौन कौन से खर्चे में यहाँ पर क्या होने हैं? अलाउ होने हैं। वो डायरेक्टली लिख देना, एडलेस करके आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है अब पहला सेक्शन आता है। हमारे यहाँ पर पीजीपी के अंदर 2 सेक्शन जो है वो इनकम्स के होते हैं, 28 और 41। और 2 सेक्शन आप बाकी सारे सेक्शन किस चीज़ के होते हैं? खर्चों के। बेसिकली 30 से लेकर 37 तक के होते हैं। इसमें पहला सेक्शन हम 37 कर रहे हैं क्योंकि बेसिक सेक्शन है जो 3 बातें बोलता है। अगर कोई खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है, लीगल है और रेवेन्यू नेचर का है तो आपको अलाउ हो जाएगा, सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे। बस 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। बिजनेस नेचर होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इंडिया में भी लीगल होना चाहिए, फॉरेन में भी लीगल होना चाहिए। हाँ, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर कोई जो है खर्चा है वो करंट ईयर का है, हम मर्केंटाइल बेसिस लगा रहे हैं, तो वो अलाउ हो जाएगा चाहे आपने पेमेंट करी हो या ना करी हो। बट अगर आप कैश बेसिस लगा रहे हो तो आपको अलाउ तभी होगा जब आप क्या करोगे? एक्चुअल में पेमेंट करोगे। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी हैं जो अलाउ होती हैं, जैसे कि लीव सैलरी अलाउ होता है। सैलरी हेड में डिस्कस करेंगे लीव सैलरी होती क्या है। इसके अलावा डायरेक्टर सैलरी अलाउ होता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अलाउ होता है। बट एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या बात बताई थी?
मैंने ये बात बताई थी कि एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हो, सारी एडवर्टाइजमेंट अलाउ होती हैं सिवाय एडवर्टाइजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना या उनके पैम्फलेट या ब्रोशर के अंदर ऐड देना, वो अलाउ नहीं होता है। क्यों अलाउ नहीं होता है? क्योंकि यहां पर तो ये एड बैक कर दिया जाता है, डिसअलाउ होता है। फिर ये अलाउ कहां होता है? ये डिडक्शन 80GGC 80GGB वहां अलाउ होता है, लेकिन इंडिविजुअल को तो वो भी अलाउ नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रोशर वगैरह जो है पॉलिटिकल पार्टी का, सिर्फ कंपनी को अलाउ होता है। वो हम डिडक्शन चैप्टर में भी एक बार दोबारा देख लेंगे, ठीक है। यहां पीजीपी हेड की सिर्फ इतनी सी बात है कि वापस से क्या हो जाएगा, ये एड बैक हो जाएगा, ये अलाउ नहीं होगा। इसके बाद आता है टैक्सेस का खर्चा। जो टैक्सेस का खर्चा होता है, डायरेक्ट टैक्सेस के सारे खर्चे डिसअलाउ होते हैं सिवाय सी का खर्चा, एक्सपेंसेस जो है वो अलाउ रहते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस की सारी चीजें क्या होती हैं, अलाउ होती हैं, सिवाय पेनल्टीज, वो अलाउ नहीं होती क्योंकि पेनल्टीज होती हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, इसलिए वो अलाउ नहीं होती। इसके अलावा ये भी मैं आपको समझा चुका हूं, सीएसआर का खर्चा अलाउ नहीं होता, एडबैक हो जाता है क्योंकि 80G में उसकी छूट मिल सकती है। बाकी दिवाली खर्चा, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, गिफ्ट टू कस्टमर्स अलाउड होते हैं। शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह 35D में डिस्कस करेंगे बाद में। सिप्ला कंपनी ने जो है क्या कहते हैं अपना डोनेशन वगैरह की, सिप्ला कंपनी ने डोनेशन क्या की, सिप्ला कंपनी ने डॉक्टर्स को रिश्वत दी कि तुम्हारी हमारी जो है दवाइयां प्रेफर करो। तो क्या ये जो है गिफ्ट देना, फ्रीबीज देना डॉक्टर्स को, क्या ये अलाउ रहता है? नहीं, ये हमारा जो है लॉ, जो इंडियन मेडिकल एक्ट है वो अलाउ नहीं करता, इसलिए ये अलाउ नहीं होता। बाकी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं या कोई और प्रोफेशन है, टीचिंग हूं, टीचर हूं, ये लोग गिफ्ट दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, बट कौन गिफ्ट नहीं दे सकता? दवाइयों वाली कंपनियां जो है गिफ्ट नहीं दे सकती, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में गिफ्ट अलाउड नहीं है। बाकी सारी जगह गिफ्ट अलाउड होते हैं, डिडक्शन आपको मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ कहां डिडक्शन नहीं मिलेगी? मेडिकल प्रोफेशन के अंदर गिफ्ट्स की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये गिफ्ट जो मिलते हैं ये टैक्सेबल भी कहां होते हैं? पीजीबी में टैक्सेबल होते हैं रिसीवर को, देने वाले को छूट कहां मिलती है? पीजीबीपी के अंदर। और टैक्सेबल किसको होते हैं? रिसीवर को, पीजीबीपी के अंदर। बाकी सुंदरी एक्सपेंस, ऑडिट फीस, ये सब चीजें जो है अपना अलाउ होती हैं। प्रोविजन अलाउ नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। प्रोविजन जो है क्या कहते हैं, कभी भी अलाउ नहीं होते हैं। क्या ये बात आपको समझ आती है? इनकम टैक्स में कभी भी प्रोविजन अलाउ नहीं होते, सिर्फ एक्चुअल खर्चा ही क्या रहता है, अलाउ रहता है। आगे चलते हैं, अगला सेक्शन आ गया। सेक्शंस के नाम हमें याद भी नहीं होंगे। अगला सेक्शन बोलता है 10,000 से ऊपर की अगर तुम क्या पेमेंट करते हो, कैश में पेमेंट करते हो तो क्या होता है? तो ये डिसअलाउ होता है। 10,000 से ऊपर की तुम कैश में पेमेंट करते हो तो वो क्या रहता है? डिसअलाउ रहता है, ठीक है। सुबह पेमेंट करो, शाम में पेमेंट करो, दोनों को मिलाकर अगर क्या हो गया, 10,000 से ऊपर हो गया, सारा डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा टू अ सिंगल पर्सन, मैं अगर एक दिन में 8-8 हज़ार 2-3 बंदों को बांटता हूं, अलाउ हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। एक ही बंदे को जो है अपना जो है आप 10,000 से ऊपर नहीं दे सकते, ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा कोई एसेट खरीद रहे हो, वो भी जो है 10,000 से ऊपर आप कैश में नहीं खरीद सकते, उसका डेप्रिसिएशन जो है आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिर जो है बात आती है, मान लो किसी साल क्या हुआ, अक्रूवल बेसिस था, प्रीवियस ईयर मान लो 22-23 में, पिछले साल अक्रूवल बेसिस पे आपने क्या किया, 20,000 रुपए का खर्चा पीएनएल में डेबिट कर दिया, आपने अभी तक पे नहीं किया। अब बाद में क्या होता है, बाद में इस साल तुम उसको क्या करते हो, पे करते हो कैश में 20,000 रुपए, तो अब क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम मान ली जाएगी। तुमने पहले अलाउ कर दिया था हमको झूठ बोल के कि हम कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, अब कैश में पेमेंट कर दिया तो इनकम मान ली जाएगी। इसके अलावा अब आती हैं इस सेक्शन की एक्सेप्शंस। पहली एक्सेप्शन है, अगर कोई बंदा ट्रांसपोर्टर है और वो ट्रांसपोर्टर अपना जो है उसको 35,000 रुपए तक आप क्या कर सकते हो, कैश में पेमेंट कर सकते हो, उससे ऊपर करोगे तो अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा आरबीआई, बैंक, गवर्नमेंट, एलआईसी, एग्रीकल्चर सोसाइटी, इन सबको कैश में अनलिमिटेड पैसा आप दे सकते हो। इसके अलावा फार्मर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, फिशरमैन के लिए, पोल्ट्री के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, इन सब के लिए भी जो है अनलिमिटेड पैसा आप किस में दे सकते हो, कैश में दे सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर जो है बात आती है हमारी, एक बुक एंट्री सिखाया था। अगर कोई बुक एंट्री होती है, किससे पैसे लेने हैं, ठीक है, मैं बदले में उससे कोई एसेट ले आता हूं,
तो वो अलाउ हो जाएगा। बुक एंट्री आप कितनी मर्जी कर सकते हो, उसको कैश का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो बुक एडजस्टमेंट से अगर आपको क्या कहते हैं, कोई एसेट लेते हो, कोई खर्चा करते हो, तो वो आपको अलाउ होता है कितना मर्जी हो। फिर एक जो है क्या कहते हैं पॉइंट आया था कि अगर आप किसी इंप्लॉई को बाहर भेजते हो, किसी इंप्लॉई को बाहर भेजते हो और वो बाहर भेजते हो अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस से बाहर रहता है, जो उसकी नॉर्मल ड्यूटी का प्लेस है उससे बाहर रहता है, और क्या कहते हैं कितने दिनों के लिए बाहर रहता है, वो अगर 15 दिन के लिए कम से कम बाहर रहता है, उसको आप सैलरी देते हो कैश में, लेकिन टीडीएस काट लेते हो। तो कितनी मर्जी सैलरी जो है आप किस में दे सकते हो, कैश में दे सकते हो। सैलरी देनी है कैश में, टीडीएस काटना है, एम्प्लॉय की ड्यूटी बाहर है कम से कम 15 दिन के लिए, और उसका उस जगह पर बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कितना मर्जी पैसा कैश में दे सकते हो। इसके अलावा यहां पर यह बात थी कि सिर्फ एक्सपेंडिचर्स की लिमिट है 10,000 रुपए की। अगर आप किसी को लोन रीपे कर रहे हो तो कोई लिमिट नहीं है, कितना मर्जी रीपे कर सकते हो। एक्सपेंडिचर और एसेट इन दोनों की लिमिट है कि आपको जो है क्या कहते हैं 10,000 से ऊपर कैश में नहीं करना है। ठीक है, लोन वगैरह आप जो है रीपे कर सकते हो कैश में, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट रीपे नहीं करना कैश में। हाँ, बैंक को रीपे कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी कर सकते हो कैश में। ठीक है, लेकिन किसी और बंदे को रीपे कर रहे हो आप इंटरेस्ट, तो कैश में रीपे 10,000 तक ही कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक एजेंट वाला पॉइंट आया था, ज्यादा जरूरी तो नहीं है बट बता देता हूं। एजेंट में क्या पॉइंट था कि भाई अगर कंसाइनमेंट एजेंट है और वो कोई सामान परचेज करके आता है अपने प्रिंसिपल से सामान परचेज करके आता है, अगर वो अपना खुद का इनवॉइस बनाकर बेचता है तो उसकी परचेज मानी जाएगी। तो प्रिंसिपल को जो पेमेंट करेगा वो भी वो 10,000 वाली लिमिट लग जाएगी, कैश में नहीं पे कर सकता 10,000 से ज्यादा। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं खुद का इनवॉइस नहीं बनाता, प्रिंसिपल का इनवॉइस बनाता है, तो फिर कोई लिमिट नहीं लगेगी, वो प्रिंसिपल को कितना मर्जी क्या दे सकता है, कैश दे सकता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट है, बुक एडजस्टमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इससे आप जो है कैश में पेमेंट कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। या फिर आप किसी ऐसे गांव में पेमेंट कर रहे हो जिस गांव के अंदर कोई बैंक ही नहीं है, आजू बाजू दाएं बाएं कोई बैंक नहीं है किसी गांव के अंदर, ऐसा होता है इंडिया में बहुत सारे गांव हैं, तो वहां पर जो है आप कैश में पेमेंट कर सकते हो अगर कोई वहां पर कोई व्यक्ति रहता है तो। इंप्लॉई अगर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे आप कितना कैश पे कर सकते हो, 50,000 रुपए तक का आप कैश पे कर सकते हो रिटायरमेंट के टाइम पे। तो इंप्लॉई के केस में वैसे तो लिमिट होती है 10,000 रुपए वाली, लेकिन अगर रिटायरमेंट है तो 50,000 है, लेकिन अगर उसको बाहर भेजा है तो कोई लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं। ग्रेचुटी में सिर्फ 2 ही बातें थी, ग्रेचुटी का प्रोविजन अलाउ नहीं होता, दूसरा अप्रूव्ड फंड हो तो ही अलाउड होता है, तीसरा अगर हम ग्रेचुटी की एक्चुअल पेमेंट करते हैं, मतलब रिटायरमेंट हो चुकी है एम्प्लॉय की, वो एक्चुअली रिटायरमेंट होके जा रहा है, मैं उसकी पेमेंट करता हूं, वो अलाउ हो जाएगा, एक्चुअल पेमेंट अलाउ हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो रिटायरमेंट होके जा रहा है तो तब मैं प्रोविजन बनाता हूं, प्रोविजन फॉर एक्चुअल पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, तो भी क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। फिर बात आती है कि भाई मान लो आप प्रोविजन उसका अलाउ करवा लेते हो और अगले साल फिर पेमेंट करते हो तो दोबारा अलाउ नहीं होगा, दोबारा जो है आपको अलाउ नहीं होगा, तो आपको जो है दोबारा अलाउ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 2 बार अलाउ नहीं होगा, एक ही बार अलाउ होगा, या तो प्रोविजन अलाउ करवा लो या फिर क्या कहते हैं पेमेंट अलाउ करवा लो। फिर इसके बाद हमारा नया कंसेप्ट शुरू होता है जो कि है आपका बिल्डिंग वाला, यहां से सारा डेप्रिसिएशन वाला सामान शुरू होता है। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम जो है सिर्फ इसकी समरी करेंगे, समरी यहां पर थी आपके सामने। बिल्डिंग, मशीनरी और कौन कौन सी चीजें थी, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब के लिए एक ही रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, एक ही रूल कौन सा लगता है, यही लगता है कि भाई अगर टेनेंट की हो तो अलग बात है, खुद की हो तो अलग बात है। खुद की हो तो नोशनल रेंट अलाउ नहीं होता, कि आप बोलोगे मेरी मशीनरी है मैं खुद ही यूज कर रहा हूं, खुद को रेंट पे कर दूं, वो अलाउ नहीं होता है, ना ही बिल्डिंग के केस में नोशनल रेंट अलाउ होता है। इसके अलावा बाकी सारे खर्चे अलाउ हो जाते हैं, चाहे करंट रिपेयर हो वो भी अलाउ हो जाता है, कोई अपना इंश्योरेंस हो, सब अलाउ हो जाते हैं, सिवाय जो है क्या कहते हैं अपना आपको कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होती है, उसके ऊपर क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन आपको अलाउ हो जाता है। अगर आप टेनेंट हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, हाँ टेनेंट हो तो आपको जो है क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं सब अलाउ हो जाएगा, रेंट भी, रिपेयर भी, इंश्योरेंस भी। बस कंडीशन ये है कि आपको पे किया होना चाहिए, आप खुद पे करोगे तो अलाउ होगा, अगर टेनेंट पे कर रहा है तो अलाउ होगा। तो टेनेंट पे कर रहा है तो रेंट भी अलाउ हो जाएगा, रिपेयर भी अलाउ हो जाएगी, और कोई खर्चा इंश्योरेंस वगैरह वो भी अलाउ हो जाएगा। कैपिटल रिपेयर मान लो टेनेंट ने अपने जेब से करवाई तो कैपिटल रिपेयर को वो क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा, फिर उसके ऊपर क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन।
लैंड उसके नाम नहीं होगी कोई बात नहीं, वो जो है उसका डेप्रेशन, उसके ऊपर तो वैसे डेप्रेशन नहीं मिलता है, ठीक है। जो कैपिटल रिपेयर करवाएगा उसका जो है उसको डेप्रेशन मिल जाएगा, उसको खुद पे करना पड़ेगा। इसके अलावा लिख रखा है अगर ये कोई भी एसेट जो है अगर पार्टली बिजनेस में यूज है, पार्टली अपना पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज जितना भी होगा, एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था, कार थी, कार का जो है 25% वो कैसे यूज करता था, पर्सनल, तो 25% डेप्रेशन उसका नहीं मिलता, 75% डेप्रेशन उसको मिल जाता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास जो है टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन के अंदर सिंपल सी बात आती है पैसिव यूज वाली। कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर है, एम्बुलेंस है, जनरेटर है, ये जो है क्या कहते हैं अगर रेडी टू यूज है फिर भी हम इसको क्या मान लेते हैं, चाहे यूज किया ना हो फिर भी डेप्रेशन मिल जाता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों का डेप्रेशन कब मिलता है, जब वो क्या कहते हैं पुट टू यूज़ किया हो। तो हमारे इनकम टैक्स में पुट टू यूज़ वाली डेट बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, रेलेवेंट होती है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है बात आती है, हमने ये एग्जाम्पल छुड़वा दिए थे, फिर आता है ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट। इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट का क्या कंसेप्ट बोलता है, इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में हम बोलते हैं कि 4 क्लासेस होती हैं एसेट की, इंटेंजिबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। इंटेंजिबल्स में गुडविल नहीं आता और बिल्डिंग के अंदर लैंड नहीं आती। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, इन चारों क्लासेस के अंदर अगर रेट भी सेम है, जो कि प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारी चीज़ों का मिलता है, तो उनको हम सेम ब्लॉक में डाल सकते हैं। तो अब हमें सीखना है कि भाई अपना जो है ब्लॉक कैसे बनते हैं। ब्लॉक बनने का कंसेप्ट होता है सेम रेट सेम क्लास। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी में बुक्स का रेट भी 40% है और कंप्यूटर का रेट भी 40% है, दोनों को एक ब्लॉक में डाल सकते हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं, मैं आपको थोड़े रेट रिवाइज करा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बिल्डिंग का रेट 10%, फर्नीचर का रेट 10%, प्लांट एंड मशीनरी का नॉर्मल रेट 15%, कार का रेट 15%। कार अगर उसमें यूज होती हो बिजनेस में, मतलब उसका बिजनेस ही लाना ले जाना हो 30%, और स्पेसिफाइड डेट में खरीदा हो तो 15% इंक्रीज हो जाता है। 15 वाला रेट 30 हो जाएगा, 30 वाला रेट 45 हो जाएगा। इसके अलावा और आता था जो है अपने पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो ये थी, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, बाकी आपका जो है बच गया सिर्फ इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स का रेट जो है वो कितना था, कंप्यूटर का भी 40 था, बुक्स का भी 40 था, इंटेंजिबल्स का 25 था, ठीक है। ये आपको रेट्स हो गए। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डेप्रेशन। मोस्टली इनकम टैक्स में डेप्रेशन का मेथड कौन सा लगता है, WDV, सिवाय जो है क्या कहते हैं अपना पावर जनरेशन यूनिट को वंस इन लाइफ टाइम ऑप्शन मिलता है। जब वो अपना पहले साल ऑपरेशन शुरू करती हैं उस साल जो है उनको क्या मिलता है, एक अवसर मिलता है कि वो क्या कर सकती हैं, SLM मेथड में आ सकती हैं। SLM मेथड में आएंगी तो इंडिविजुअल एसेट का कंसेप्ट लगेगा, अगर WDV मेथड में आएंगी तो ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट लगेगा, चाहे पावर जनरेशन वाली हो चाहे कोई और हो। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना हम डेप्रेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको जो है एक फॉर्मेट बना के दिया था। ये फॉर्मेट ये है, पेज नंबर है अपना बुक के अंदर 21। फॉर्मेट ये है, ओपनिंग, ओपनिंग में क्या ऐड करना होता है, परचेज। परचेज ओपनिंग जो होता है, डाउट्स नहीं लिए जाएंगे। ओपनिंग जो होता है, ओपनिंग कहाँ से निकाला जाता है, पिछले साल का ओपनिंग माइनस पिछले साल का डेप्रिसिएशन, तो इससे जो है ओपनिंग निकाला जाता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि उसने क्या दिया होता है, WDV दे रखी होती है, फिर डेप्रेशन दे रखा होता है पिछले साल का, तो उसको माइनस करना है, ठीक है। ये आता है आपका ओपनिंग। इसमें ऐड करते हैं परचेज, जितना भी आपने परचेज किया वो ऐड करते हैं। माइनस क्या करना होता है, सेल माइनस करना होता है। लेकिन जो सेल है, सेल की हमेशा क्या माइनस की जाती है, स्लम सेल के केस में WDV लॉजिक अब नहीं बता सकता, और क्या कहते हैं नॉर्मल सेल के केस में सेल कंसिडरेशन जो है क्या कहते हैं, क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो आपका आता है WDV फॉर डेप्रिसिएशन। इसके नीचे हम 3 एरो लगाते थे, एक था आपका नो यूज वाला, कोई डेप्रेशन नहीं, फिर ऐसा एसेट अक्वायर्ड 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 एंड पुट टू यूज, मतलब जो इसी साल खरीदा हो, इसी साल पुट टू यूज किया हो, लेकिन 179 डेज तक का यूज हो, यानी कि 180 दिन से कम यूज हो, यानी कि 5-10 के बाद पुट टू यूज किया हो, या 5-10 को पुट टू यूज किया हो, 5-10 या उसके बाद पुट टू यूज किया हो, तो उस केस में जो है हाफ रेट लगेगा, अदरवाइज आपका बैलेंसिंग फिगर फुल रेट लगेगा। इसके अलावा फिर जो है क्या कहते हैं अपना, ये हमने समझा दिया, क्वेश्चन करा नहीं सकते, क्वेश्चन वाली रिवीजन जो है यूट्यूब पे पहले डली हुई है, वहां देखिए सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं उसमें। इसके बाद जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन।
एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या होता है, यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता किसको है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है पावर जनरेशन वालों को भी मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिल जाता है, नया प्लांट मशीनरी खरीदते हो तो ही मिलता है, और इसके अलावा 20% मिलता है। और अगर मान लेते हैं 179 डेज का यूज होता है तो 10% इस साल, 10% अगले साल ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। हमेशा देखना है कॉस्ट का मिलता है, डब्ल्यूडीवी माइनस करने के बाद नहीं मिलता। कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि पिछले साल एसेट खरीदा होगा बट पिछले साल हाफ रेट मिला था तो बाकी का 10% इस साल मिल जाता है, ठीक है। और किसका नहीं मिलता, सेकंड हैंड का नहीं मिलता, कांची आपको बताया था मैंने, कांची मशीनरी का मिलता है, सेकंड हैंड का नहीं मिलता। दूसरा ऑफिस यूज, कंप्यूटर वगैरह खरीदा हो ऑफिस में इंस्टॉल किया हो नहीं मिलता है। व्हीकल का कभी नहीं मिलता है, और चाहे फैक्ट्री व्हीकल हो, कोई व्हीकल हो, व्हीकल का नहीं मिलता है। इसके अलावा जिनके ऊपर हमने 100% डिडक्शन क्लेम कर ली होती है, चाहे 35 AD में चाहे साइंटिफिक रिसर्च में, उसका भी जो है क्या कहते हैं नहीं मिलता है। चाहे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर चाहे 35 AD में अगर आपने 100% क्लेम कर ली है तो नहीं मिलता है। प्रिंटिंग के बिजनेस को भी क्या मानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं। इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन तभी मिलता है जब क्या कहते हैं आप 115 BAC ऑप्ट नहीं करते हो। सही बोला आपने, अगर 115 BAC ऑप्ट नहीं करते हो तभी मिलता है। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो है क्या कहते हैं, इसमें कैसे काउंट करते हैं, इसमें पुट टू यूज तक के सारे खर्चे हम क्या करते हैं ऐड करते हैं और उसके ऊपर फिर क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारा एक पॉइंट आया था वो ये था कि जब कोई पहले हो अपना स्टॉक इन ट्रेड, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कैपिटल एसेट के अंदर, और फिर किस में ऐड कर दिया जाए, ब्लॉक में ऐड कर दिया जाए। तो स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट तक की जो है एफएमवी, पहले एफएमवी टैक्सेबल हो जाएगी पीजीपी के अंदर। तो देखो ये कहां लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट तो शायद आगे है, ये यहां पर है, ये वाला केस 4 है। तो यहां पर क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट के अंदर, उसको फिर ब्लॉक में ऐड कर दिया, तो एफएमवी तक का प्रॉफिट जो है टैक्सेबल हो जाएगा कहां पर, पीजीपी के अंदर। किस साल, जिस साल हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो कैपिटल अपना जो है जो एफएमवी है वही हम किस में ऐड कर देंगे, ब्लॉक में, और उसके ऊपर फिर क्या क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। इससे ऊपर वाला जो केस जो बच गया है वो ये केस था कि पहले भी कैपिटल एसेट थी, आज भी कैपिटल एसेट है, बट पहले मैं पर्सनली यूज करता था, अब मैं बिजनेस यूज करूंगा तो उसके ऊपर क्या क्लेम करना चाहता हूं, डेप्रिसिएशन। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के केस में तो हम कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, नोशनल डेप्रिसिएशन निकालना होता है करंट रेट से, आज वाले रेट से बिल्डिंग पे 10% रेट लगता है वो निकालना होता है, एज इफ कि शुरू से ही मैं उसको बिजनेस में यूज कर रहा था, और ऐसे डेप्रिसिएशन निकालना होता है, और वो आपकी डब्ल्यूडीवी जो आएगी वही ब्लॉक में ऐड होगी। लेकिन अगर कोई और एसेट होगा, कार है, कोई और है, ओरिजिनल कॉस्ट ही ब्लॉक में ऐड हो जाएगी। ये एक मैंने लूप होल था, ऐसा मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो है आगे आता है कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू, ये भी हो गया बिजनेस यूज। फिर हमने आगे बताया था आपको गिफ्ट वाला, मैंने कोई कार खरीदी, मैंने पहले यूज की, फिर मैंने पारस को क्या कर दी, गिफ्ट कर दी। पारस कितने पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, जितने पे मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुका था, जो मेरी डब्ल्यूडीवी बची थी उस पे जो है कौन क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन, पारस। मान लो मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया ही नहीं था तो भी नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा और डब्ल्यूडीवी पे ही पारस जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। प्लस कि अगर पारस को कोई खर्चे हुए हैं उस कार को अपने नाम करने में, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये करवा दिया। और फिर हम आते हैं कटोरा वाला एग्जाम्पल आया था जिसमें हमने कहा था कोई कंपनी क्या करती है, कोई कंपनी जितनी उसकी डब्ल्यूडीवी होती है उससे हायर वैल्यू पे ट्रांसफर करती है। अगर हायर वैल्यू पे ट्रांसफर करती है तो जो रेसिपिएंट है वो हायर वैल्यू को अपना कॉस्ट नहीं बना सकता, वो एओ डिसाइड करेगा कि किस वैल्यू को जो है कॉस्ट बनाना है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है एक है अपना योग लिमिटेड, एक है निशांत लिमिटेड। इसमें क्या होता है, एक एसेट जो है दिया जाता है, अपना ट्रांसफर किया जाता है, फिर वापस से क्या कर लिया जाता है, रीअक्वायर कर लिया जाता है। तो अगर वापस से रीअक्वायर किया जाता है उस केस में दो अमाउंट में से हमें लोअर लेनी होती है। वापस रीअक्वायर किया है तो योग लिमिटेड इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, और योग लिमिटेड डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, दो अमाउंट में से क्या ली जाएगी, लोअर ली जाएगी। एक तो रीक्विजिशन कॉस्ट, और दूसरा जब उसने शुरू में खरीदा था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस आज तक का जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो अपना माइनस किया जाएगा, वो आ जाएगा। तो ये हमने लिखा हुआ था। फिर अगला केस आया था सेल एंड लीज बैक। मैंने कोई एसेट जीबी सर को बेच दिया और फिर वापस क्या कर लिया, मैंने रीअक्वायर नहीं किया, वापस मैंने लीज पर ले लिया। अब डेप्रिसिएशन तो मिलेगा जीबी सर को, वो लेजर हैं,
लेकिन किस वैल्यू पे मिलेगा? जो मेरी WDV थी उस वैल्यू पे मिलेगा। फिर आता है फॉरेन का एसेट। अगर कोई बंदा पहले फॉरेन में कोई एसेट अपना खरीदता है, फॉरेन में यूज करता है, फिर उसको कहां ले आता है? इंडिया में ले आता है। तो कोई बंदा, ये केस नहीं है कि आपने फॉरेनर से एसेट खरीदा, ये क्या केस है? आपने फॉरेन से एसेट फॉरेन में खरीदा, वहां यूज किया, फिर इंडिया में ले आए, तो ऐसा माना जाएगा कि शुरू से ही आपने कहां यूज किया था? इंडिया में, और उसकी WDV निकाली जाएगी, वो WDV आपकी ब्लॉक में ऐड होगी। यानी कि कॉस्ट माइनस के सारा डेप्रेशन जो है आपको नोशनल डेप्रेशन माइनस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट ज़्यादा काम का नहीं था, सेल कर लेते हैं, मे बी जो है लास्ट कंसेप्ट हो देखें तो सेल कर लेते हैं। सेल में क्या था? सेल में ये था कि भाई आपको दो चीज़ें, डेप्रेशन तभी लगता है जब दो चीज़ें होती हैं, एसिड होना चाहिए, WDV होनी चाहिए, एसिड होना चाहिए, WDV होनी चाहिए, एसिड होना चाहिए, WDV होनी चाहिए। अगर ये दोनों होती है तो आपका जो है डेप्रेशन लगता है, अदरवाइज आप कैप्लिगेन में आते हो। ठीक है, कैप्लिगेन में FVOC लिखते हो, माइनस के जो है क्या कहते हैं आप कॉस्ट लिखते हो। कॉस्ट क्या होती है? जो WDV है, इंडेक्सेशन तो मिलता नहीं है, जो WDV होती है वही कॉस्ट होती है। ये WDV में इवन उस साल की परचेज भी ऐड हो जाएगी, उस साल की परचेज भी ऐड हो जाएगी, वो परचेज भी ऐड करके जो WDV पूरे ब्लॉक की आती है वही यहाँ पर माइनस की जाती है। तो यहाँ पर जो है मैंने 4 केस करवाए थे, जिसमें से लास्ट केस में तो डेप्रेशन लगेगा क्योंकि WDV बची थी और कोई ना कोई एसिड ही बचा था ब्लॉक के अंदर। लेकिन बाकी के 3 केस में क्या हुआ था? जैसे पहले केस में 5 एसिड बेच दिए गए, तो क्या कहते हैं ब्लॉक ही नहीं बचा। तो इस केस में क्या होगा? कैप्लिगेन में चले जाओगे, FVOC लिखी जाएगी, माइनस के 5 एसिड की जो WDV होगी वो माइनस कर दी जाएगी, और कोई परचेज है वो भी ऐड करके फिर माइनस किया जाएगा। लॉस या प्रॉफिट पता लग जाएगा STCG है या STCL है, आएगा हमेशा क्या? शॉर्ट टर्म। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में क्या है? या तो अपना जो है ब्लॉक ना बचा, सारे एसिड बेच दिए, या फिर बेचे कम एसिड बट वो इतने महंगे प्राइस पे बेचे, WDV से भी महंगे, तो WDV क्या चली गई? नेगेटिव। नेगेटिव WDV कभी हो नहीं सकती, तो वहां पर भी हम कहां चले जाएंगे? कैप्लिगेन में चले जाएंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना ये कंसेप्ट भी हो गया। फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रेशन मैंने अभी कराया नहीं था, कंपोजिट इनकम मैंने अभी आपको भी कराई नहीं थी। फिर SLM मेथड की सेल है, चलो ये और कर लो। SLM मेथड की सेल में क्या होता है? SLM मेथड की सेल में होता है भाई, हाँ, सेलिंग प्राइस WDV से कम है, सेलिंग प्राइस WDV से कम है, सेलिंग प्राइस WDV से कम है तो हाँ टर्मिनल डेप्रेशन लगता है, PGP में डेबिट करते हैं। सेलिंग प्राइस WDV से ज्यादा है बट कॉस्ट से कम है तो उसको बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं, P&L में क्रेडिट करते हैं। अगर कोई कॉस्ट से भी ज्यादा पे बेच दे तो कॉस्ट से ऊपर वाला कैप्लिगेन और कॉस्ट तक का PGBP के अंदर बैलेंसिंग चार्ज के नाम से आएगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले जो है हमने इसमें यहाँ पर नॉन रेजिडेंट के बारे में, जब उनको पेमेंट्स की जाती है उसकी बात करनी है। जब भी हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो हमें TDS काटना होता है। यहाँ पर दोनों बातें आएंगी, चाहे आप पेमेंट करो रेजिडेंट को, चाहे आप पेमेंट करो नॉन रेजिडेंट को, आपको TDS काटना है। जहां पर भी TDS काटना है, सर TDS काटना है नहीं काटना ये पता चलेगा हमें TDS के चैप्टर से कि TDS काटना है नहीं काटना। हमें PGP चैप्टर में तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि सर इसको TDS काटना चाहिए था और इसने काटा नहीं है। तो यानी कि अगर हमें जो है चैप्टर में लिखा होता है कि अगर इसको TDS काटना था और इसने काटा नहीं है तो क्या होगा, तो फिर जो है क्या कहते हैं, अगर नॉन रेजिडेंट है तो 100% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड इन दैट ईयर। और दूसरा, अगर जो है क्या कहते हैं वो कौन सा बंदा है, रेजिडेंट है, तो 30% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड इन दैट ईयर। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर बात आती है, हमारे सिलेबस में साल है 23-24, हमारे सिलेबस का साल है 23-24, तो आपको 23-24 के अंदर जो है पेमेंट करनी है। अगर आपने 23-24 के अंदर किसी को भी पेमेंट करनी है, 23-24 का मतलब 1/4/23 से लेकर 31/3/24, इस साल में आप किसी को भी पेमेंट करते हो, किसी को भी पेमेंट करने का मतलब रेजिडेंट को करते हो या नॉन रेजिडेंट को करते हो, जिसको क्या, जिसके ऊपर क्या करना है, TDS काटना है। तो इस साल में अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको TDS भी कब तक काटना है, इसी साल के अंदर ही काटना है। तो आपको TDS भी जो है कब तक काटना है, वो इसी साल के अंदर अंदर जो है TDS काटना है। अगर आप जो है इस ड्यूरेशन पेमेंट करते हो तो TDS भी आपको इसी साल के अंदर अंदर काटना है। तो डिडक्शन का टाइम है यही साल, तो इसी साल के अंदर अंदर काटना है। और आपको पता है जमा कब कराना था, जमा कराना था
जमा कराने के लिए हमने थोड़ा सा टाइम दे दिया, और वो क्या टाइम था, वो था आपका 31/7/24 हो सकती है आईटीआर की ड्यू डेट। किस पर्सन के लिए? उस पर्सन के लिए जिसकी ऑडिट नहीं होती। और इसके अलावा 31/10 हो सकती है 24, जिसके लिए जो है क्या कहते हैं अपना ऑडिट होती है। तो ऑडिट होती है, तो आपको जो है कहने का मतलब क्या है, काटना कब तक है? 31 मार्च से पहले पहले, और जमा कब तक कराना है? 31 जुलाई या 31 अक्टूबर से पहले पहले जमा कराना है। ये दोनों काम करने हैं, काटना भी है और जमा भी कराना है। अगर ये दोनों काम कर लेते हो तो आपको फुल एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। और दोनों में से एक भी काम ना किया तो क्या होगा, जिस साल का खर्चा है यानी कि 23-24 का खर्चा है, तो 23-24 में तो ये अलाउ नहीं होगा। हाँ, अगर आपका रेजिडेंट है तो सिर्फ कितना डिसअलाउ होगा, 30% डिसअलाउ होगा। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो 100% जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्या बात समझ आती है? आगे चलते हैं। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये लिख रखा है, तो यहां पर जो है डिडक्ट करना है और आपको जो है गवर्नमेंट को जमा कराना है। मैंने डेट आपको बता दी है। इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, तो फिर एक और बात थी कि मान लेते हैं आपने काट यहां दिया लेकिन जमा कराया बाद में, तो बाद में जमा कराया, ये ड्यू डेट्स के बाद जमा कराया, तो बताओ कब अलाउ होगा? इस साल तो डिसअलाउ हो ही जाएगा। हाँ, इस साल कितना डिसअलाउ होगा, 30% या 100%, डिपेंडिंग अपॉन रेजिडेंट को पेमेंट है या नॉन रेजिडेंट को। और अलाउ कब होगा? अलाउ जिस साल में हम पे करेंगे उस साल में क्या होगा, अलाउ होगा। मान लेते हैं इस साल के बाद में काटा, इस साल के बाद में काटा, बट आईटीआर से पहले पहले जमा करा दिया, मतलब 31 मार्च के बाद में काटा और 31 जुलाई से पहले पहले जमा करा दिया, तो भी इस साल डिसअलाउ हो जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था दोनों चीजें, काटना भी है टाइम पे, जमा भी टाइम पे कराना है, तभी अलाउ होगा। तो अगर आप टाइम पे नहीं काटते हो, लेट काटते हो, तो भी जो है क्या कहते हैं, इस साल क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। और फिर अलाउ कब होगा? जब आप पेमेंट करोगे, यानी कि मान लो 31 जुलाई से पहले पहले पेमेंट करी है, तो अगले साल 24-25 में क्या हो जाएगा, तुम्हारे को अलाउ हो जाएगा। 23-24 में क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, और 24-25 में क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। ठीक है। अब एक और बात आती है, हाँ एक और बात आती है, तो मैंने कहा 23-24 में क्या कहते हैं अपना, 23-24 में आपको जो है क्या करना है, टीडीएस काटना है। और जमा कब कराना है? जमा कराना है आईटीआर की ड्यू डेट से पहले, तो आपको उसी साल फुल अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो है क्या कहते हैं, इस साल कितना अलाउ होगा, अगर आपने या तो टाइम पे काटा नहीं या टाइम पे जमा नहीं कराया, तो फिर आपको रेजिडेंट के केस में 30% डिसअलाउ होगा और नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा फिर आते हैं आगे, नेक्स्ट आता है कि भाई अपना, हाँ एक और पॉइंट आता है कि अगर मान लो हमने तो गड़बड़ करी, हमने तो टीडीएस नहीं काटा, हमने टीडीएस नहीं काटा, बट सामने वाला कौन, सामने वाला जो अपना जो है जिसका टीडीएस काटना था, वो बंदा क्या निकलता है, ईमानदार निकलता है। और क्या करता है, 3 बातें थी, वो क्या करता है, वो अपना बुक्स के अंदर इनकम रिकॉग्नाइज करता है, वो उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करता है और अपना आईटीआर भर देता है। ठीक है, तो हमारे को क्या हो जाएगा, हमारे को जो भी चीज डिसअलाउ हुई थी वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी। अगर रेजिडेंट को पेमेंट थी तो 30% डिसअलाउ हुआ होगा, वो 30% अलाउ हो जाएगा। और अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट थी तो 100% डिसअलाउ हुआ होगा, वो 100% क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अब अलाउ कब होगा, अलाउ होगा जिस साल उस बंदे ने क्या भरी है, आईटीआर भरी है, उस साल मुझे क्या होगा, अलाउ होगा। मान लेते हैं उसने आईटीआर भर दी, 23-24 की आईटीआर 31 जुलाई से पहले पहले भर दी, तो क्या हमें जो है क्या कहते हैं अपना कब अलाउ होगा, तो 23-24 में तो हमें फिर भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, क्योंकि हमने गलती करी है, सजा तो मिलनी चाहिए, तो हमें 23-24 में तो वो डिसअलाउ करेंगे। ऑल्दो उसने टाइम पर रिटर्न भर दी है, तब भी हमें 23-24 में क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब अलाउ कब होगा, उसने आईटीआर भरी है 31 जुलाई 24 को, तो ये डेट फॉलो करती है 24-25 में, तो हमें अलाउ कब हो जाएगा, 24-25 में। वो ध्यान रखना, रेजिडेंट है तो सिर्फ 30% डिसअलाउ होगा और 30% ही बाद में क्या होगा, अलाउ होगा। नॉन रेजिडेंट है तो 100% डिसअलाउ होगा और 100% ही बाद में क्या होगा, अलाउ होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है पेयर को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो है जिसको अलाउ करवाना है उसको क्या करना पड़ेगा, एक सीए से जो है क्या कहते हैं लिखवा कर देना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा फिर अगला सेक्शन आता है 43B। तो अगला सेक्शन है हमारा 43B। हमने 43B में क्या डिस्कस किया था, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको
अगर आप आईटीआर की ड्यू डेट से पहले जमा करा दोगे तभी आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज वो सारे खर्चे डिसला हो जाएंगे। वो कौन कौन से खर्चे हैं? तो वो खर्चे हैं, सबसे पहले हैं एनी टैक्स। अपने जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में वैसे भी इनकम टैक्स तो अलाउ होता ही नहीं है, तो ये जीएसटी की बात कर रहा है। तो जीएसटी जो है, जीएसटी है या कोई डायरेक्ट कोई और टैक्स है, जैसे अपना इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह है, ये तभी अलाउ होगा जब अगर आप क्या कहते हैं आईटीआर की डेट से पहले पहले इसको जमा करा दोगे। जैसे अपने सिलेबस में 23-24 है, तो 23-24 की जो आईटीआर की डेट होगी उससे पहले पहले अगर आपने ये टैक्स वगैरह जमा करा रखा होगा गवर्नमेंट को, तभी आपको 23-24 में अलाउ होगा। अदरवाइज जो है 23-24 में वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और वो फिर कब अलाउ होगा? फिर वो तब अलाउ होगा जब आप क्या कहते हैं उसको, जिस साल उसको एक्चुअल पेमेंट करोगे तब आपको अलाउ होगा। इसके अलावा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, एजीएफ और पेंशन स्कीम, ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एएसएफ मतलब सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। एजीएफ मतलब अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, और अगला है पेंशन फंड। ये जितनी भी चीजें हैं जो है अपना, यहां पर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है, इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन भी होता है। मैंने आपको बताया था इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो आपको जमा कराना होता है आईटीआर की डेट से पहले पहले, और इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन जमा कराना होता है रेलेवेंट एक्ट की डेट से पहले पहले। तो ये चीज अपना कहां लिखी हुई है नोट्स के अंदर? तो ये हमारे पास शायद आगे कहीं लिखा हुआ था, जो कि था पेज नंबर 74 पे। तो ये बात पहले हम 74 पे से कवर कर लेते हैं। 74 तो बहुत आगे हो गया, तो 74 पे ही था, एक बार 74 फटाफट निकाल लेते हैं। तो 74 पेज पे जो है वो आ जाएगा हमारे पास ये वाली बात लिखी हुई, 74 पेज ये रहा, ठीक है। तो यहां पर ये बात लिखी हुई है कि भाई देखो, जो सैलरी होती है इंप्लॉई की, बेसिक सैलरी होती है 95,000 रुपए, इस एग्जाम्पल में 95,000 रुपए बेसिक सैलरी है इंप्लॉई की। बेसिक सैलरी तो हमेशा ही अलाउ रहती है, चाहे उसको पे करो या ना करो। आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी वो क्या हो जाती है, अलाउ हो जाती है, उसके ऊपर 43B सेक्शन नहीं लगता है। लेकिन फिर आता है 5,000 रुपए का इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, और 5,000 रुपए का आता है इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। जो इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसको जमा कराना होता है, उसको 43B लगता है, उसको जमा कराना होता है आईटीआर की डेट से पहले पहले। अगर आप आईटीआर की डेट से पहले पहले जमा कराते हो तो आपको वो क्या हो जाता है, अलाउ हो जाता है। अगर उसके बाद जमा कराते हो तो वो क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। और फिर वो तब अलाउ होता है जब क्या कहते हैं एक्चुअल पेमेंट होती है। इसके बाद जो इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन या डिसअलाउ इन 23-24 आएगा। इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या करना होता है, हमें जमा कराना होता है रिस्पेक्टिव एक्ट की। जैसे ग्रेच्युटी है तो ग्रेच्युटी एक्ट, ग्रेच्युटी में तो खैर इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। पीएफ है तो पीएफ एक्ट की डेट से पहले पहले। पेंशन स्कीम है तो पेंशन स्कीम की डेट से पहले पहले आपको जमा कराना होता है। अगर करा दिया तो अलाउ रहता है, अदरवाइज क्या हो जाता है, डिसअलाउ। फिर ये कब अलाउ होता है, कभी भी अलाउ नहीं होता। इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन में यही फर्क है। इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमें क्या कहते हैं, अलाउ हो जाता है। कब अलाउ हो जाता है, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउ हो जाता है अगर आप आईटीआर की डेट से बाद भी जमा कराओगे ना, तो भी आपको जिस साल जमा कराओगे उस साल अलाउ हो जाएगा। लेकिन इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन कभी भी जो है क्या कहते हैं अपना अलाउ नहीं होगा, कभी भी अलाउ नहीं होगा, नेवर अलाउड। तो इसको तो अगर आपको अलाउ कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव एक्ट की डेट से पहले पहले जमा कराना ही पड़ेगा। वापिस आते हैं, कौन से पेज पे थे अपन, 40। तो वापिस आते हैं पेज नंबर 40 पे। तो पेज नंबर 40 पे वापस आते हैं, और कौन कौन से खर्चे हैं जो 43B में कवर होते हैं। तो मैंने एक खर्चा तो बताया टैक्स वगैरह, दूसरा खर्चा कौन सा बताया, दूसरा खर्चा ये हो गया आपका कि जो ये इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। तीसरा है इंप्लॉइज के कुछ और खर्चे, बोनस और कमीशन, बोनस कमीशन और लीव सैलरी, ये तीन खर्चे, बोनस कमीशन और लीव सैलरी, ये तीन खर्चे हैं जो इंप्लॉइज को पे करने होते हैं। इन तीनों को अलाउ तभी करेंगे जब वो आईटीआर की डेट से पहले पहले क्या कर दिए होंगे, पे कर दिए होंगे। किसको पे कर दिए होंगे, इंप्लॉई को पे कर दिए होंगे। अगर नहीं पे किए तो डिसअलाउ हो जाएंगे। फिर कब अलाउ होंगे, जब हम उसकी पेमेंट करेंगे जिस साल, तब अलाउ होंगे। इसके अलावा रेलवे को कोई भी पेमेंट करनी हो, कोई खर्चे वगैरह की पेमेंट करनी हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन,
इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अगर आपने लिया हो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से या एनबीएफसी, सब कवर्ड होते हैं यहां पर, ध्यान रखना। हाँ, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव कवर नहीं होते। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को अगर तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है तो तुम कैसे मर्जी पे कर सकते हो, कब मर्जी पे कर सकते हो, पे करो ना करो अलाउ हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बेसिस पे भी। लेकिन इन लोगों को तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है तो एक तो जो क्या कहते हैं अपना, आपको अलाउ तभी होगा जब आप आईटीआर की डेट से पहले पहले क्या कर दोगे, इसको पे कर दोगे, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना, ये बात हो गई थी। तो हमारे पास आगे जो है एक और इसमें पॉइंट आता है, कन्वर्जन ऑफ, ये वाला पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एक्चुअल पेमेंट। क्या मतलब है इसका? मान लेते हैं बैंक को आपने इंटरेस्ट देना था 5 लाख रुपए, आपने बोला मैं इंटरेस्ट अभी नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम करो, 5 लाख को तुम दोबारा किस में कन्वर्ट कर दो, लोन में, एक नए लोन में, फिर मैं इसको धीरे धीरे पे कर दूंगा। तो कन्वर्जन इनटू लोन, इसको हम एक्चुअल पेमेंट नहीं मानेंगे, कुछ भी आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। अब इंटरेस्ट कब अलाउ होगा? जब मैं उस नया जो 5 लाख का लोन बना है, जो इंटरेस्ट का लोन बना है, उसको मैं क्या कहते हैं, जब धीरे धीरे पेमेंट कर दूंगा तब अलाउ होगा। इसके लिए हमने क्वेश्चन भी किया था, वो क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन था जिसमें क्या हुआ था, 2 बैंक्स थे, उनका कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, उसको हमने लोन में कन्वर्ट करा दिया था और उसको आई थिंक 48 इंस्टॉलमेंट बनाई थी। तो उसको हमने जो है 1 साल में 2 या 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी। तो हम क्या करेंगे, जितना पे कर दिया होगा आईटीआर की डेट से पहले पहले, उतना ही अलाउ होगा, बाकी अलाउ नहीं होगा। तो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन अलाउ नहीं होता है। कब अलाउ होता है? जब उस लोन की पेमेंट की जाएगी तब अलाउ होगा। इसके अलावा जो है फिर ये एग्जांपल काट देना है। फिर एक अमेंडमेंट आई आपके सिलेबस के लिए, वो क्या है, एमएसएमई से रिलेटेड। ये क्या बात थी? ये बात थी कि भाई जो एमएसएमई वाले होते हैं, एमएसएमई वाले यानी कि छोटी कंपनीज, पहले इसकी डेफिनेशन याद करनी है। तो छोटी कंपनीज में कौन कौन आता है, ये यहाँ पे हमें डेफिनेशन याद करनी है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो छोटी कंपनीज में कौन कौन आता है, एक तो आता है अपना, मैंने कहा था स्मॉल की डेफिनेशन याद कर लो, वही सफिशिएंट है, क्योंकि हमें डिफरेंस करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के ऊपर ही सेक्शन अप्लाई होता है। तो जो स्मॉल में आता है, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो या 50 करोड़ तक हो, एंड बीच में एंड है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी जो है कितनी होनी चाहिए, अप टू 10 करोड़। तो 2 अपना अमाउंट याद रखनी है, 10 करोड़ और 50 करोड़। प्लांट मशीनरी होनी चाहिए 10 करोड़ तक और टर्नओवर होनी चाहिए 50 करोड़ तक। पारस भी इसमें फॉल करती है, पारस के टर्नओवर भी कम है और प्लांट मशीनरी भी कम है, तो पारस इसमें फॉल करती है, पारस बन गई एमएसएमई। अब अगर पारस की किसी बंदे ने पेमेंट करनी है, मान लो मैंने पारस की पेमेंट करनी है, अगर मैं टाइम पे नहीं करता, वो टाइम क्या है मैं भी बताऊंगा, आईटीआर की डेट से पहले पहले नहीं, यहां पर ये लिमिट नहीं लगती, यहां पर अलग लिमिट है। यहां पर एमएसएमई एक्ट में एक ड्यू डेट दे रखी है, तो अगर आप एमएसएमई एक्ट में जो ड्यू डेट दे रखी है उससे पहले पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहां पर जो है एमएसएमई की जो ड्यू डेट है वो कौन सी ड्यू डेट है, तो एमएसएमई की ड्यू डेट देखो यहां पर लिख रखा है कि अगर तुम्हारा एग्रीमेंट है, अगर तुम्हारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब होता है कि जैसे हमने मैं पारस हूं, पारस और हम दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि तुम मेरे को जो है इतने दिनों में पैसे दे दोगे, तो वो एग्रीमेंट है। अगर तुम्हारा रिटन एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में रिटन होना चाहिए, अगर तुम्हारा रिटन एग्रीमेंट है तो वहां पर जो है मैक्सिमम टाइम लिमिट लगेगी 45 दिनों की, मैक्सिमम टाइम लिमिट लगेगी 45 दिनों की। मान लो तुमने एग्रीमेंट में लिख दिया 40 दिन, तो टाइम लिमिट कौन सी चेक करनी है, 40 दिन। एग्रीमेंट में लिख दिया 50 दिन, टाइम लिमिट कौन सी चेक करनी है, 45 दिन। अगर तुम्हारा रिटन एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम टाइम लिमिट हो सकती है 45 दिन, या फिर जो एग्रीमेंट में लिखा हो विच एवर इज अर्लियर। अगर तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो 15 दिन, तो हम जो है सीधा 15 दिन लेकर चलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर ए ने सामान खरीदा एक छोटी कंपनी से, एंड कंपनी से 10,000 रुपए का सामान खरीदा। रिटन एग्रीमेंट था, रिटन एग्रीमेंट था, सामान खरीदा 1/3 को और अपना जो है पेमेंट करनी थी 5/4 से पहले पहले। अब सोच के बताओ 1/3 और 5/4 में कितने दिनों का डिफरेंस है, 1 दिन 30 दिन उस चीज के हो गए और क्या कहते हैं 5 दिन उस चीज के हो गए, मतलब 45 दिन से क्या है, कम है। तो मतलब रिटन एग्रीमेंट की जो डेट है वो क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। तो हमें पेमेंट कब तक करनी है, 5/4 से पहले पहले करनी है। अब अगर ये जो ए है वो 5/4 से पहले पहले पेमेंट कर देता है तो इसको खर्चा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज वो खर्चा उसको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। कौन से साल में, 23-24, ये 23-24 की बात चल रही है, क्योंकि गुड्स कब खरीदी है, 23-24। तो इसको जो है क्या कहते हैं, अगर 2/4 को पेमेंट कर देता है तो खर्चा अलाउ हो जाएगा, और अगर 20/4 को पेमेंट करता है तो खर्चा ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। और फिर जो है अलाउ कब होगा, जिस साल एक्चुअल पेमेंट की होगी। 20/4 फॉल करता है 24-25 में, तो फिर अलाउ कब होगा,
24-25 में जो है इसको अलाउ होगा। ठीक है, अब अगर यहां पर एग्रीमेंट ना होता तो फिर कितने दिन देखे जाते? 15 दिन देखे जाते। 15 दिन में पेमेंट कर देता तो अलाउ हो जाता। किस साल में? 23-24। और अगर 15 दिन में पेमेंट ना करता तो फिर कब अलाउ होगा? जिस साल पेमेंट करेगा उस साल अलाउ होगा। ये हो गया आपका एमएसएमई वाला। फिर जो है क्या कहते हैं, अपना नेक्स्ट प्रोविजन आता है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के केस में जो है क्या कहते हैं, अपने पास 35 सेक्शन लगता है और यहां पर दो टाइप थे, एक था इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च और एक था आउटसोर्सिंग। ये साइंटिफिक रिसर्च होता है क्या? साइंटिफिक रिसर्च होता है कि भाई आप जो है इंडिया के अंदर तरक्की करना चाहते हो तो इंडिया में ही आपको क्या करना चाहिए? रिसर्च करना चाहिए, नए जो है अपना डेवलपमेंट करने चाहिए। तो इसीलिए जो है रिसर्च को हमने कहा कि आप इंडिया में रिसर्च कीजिए। तो यहां पर रिसर्च दो तरीके से हो सकती है, या तो आप खुद अपने बिजनेस की रिसर्च कीजिए इन हाउस, मतलब खुद की फैक्ट्री लगाइए, खुद की लैब बनाइए, या फिर दूसरों को क्या कर दीजिए? दान दे दीजिए। ठीक है, तो दूसरों को दान दे दोगे तब भी आपको छूट मिल जाएगी, खुद अपना रिसर्च करोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। खुद रिसर्च करोगे तो दो टाइप फिर से फर्दर डिवाइड होता है। वो दो टाइप कौन से हैं? एक है रिसर्च ड्यूरिंग द बिजनेस, एक है रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब यह है कंपनी एस्टैब्लिश करने से पहले रिसर्च करी, या आपने बिजनेस शुरू करने से पहले रिसर्च करी, या फिर बिजनेस शुरू करने से बाद रिसर्च करी। बिजनेस शुरू करने के बाद रिसर्च करी तो 100% खर्चा तुम्हारे को क्या हो जाता है? अलाउ हो जाता है। हर चीज का, रेवेन्यू हो, मटेरियल हो, लेबर हो, कोई मर्जी खर्चा हो, सब अलाउ हो जाता है सिवाय लैंड के। तो यानी कि जो है अगर आपका बिजनेस शुरू होने के बाद रिसर्च कर रहे हो तो रेवेन्यू खर्चा सारा अलाउ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सारा अलाउ है, एक्सेप्ट किस चीज के? लैंड के। ये ध्यान रखो, ये कौन सी रिसर्च है? खुद इन हाउस रिसर्च। कौन सी रिसर्च है? इन हाउस। आउटसोर्स वाली बाद में बताऊंगा। अब आता है इन हाउस के अंदर दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा था? इन हाउस के दो पार्ट थे, एक था बिफोर कमेंसमेंट, एक था आफ्टर कमेंसमेंट। आफ्टर कमेंसमेंट करा दिया। बिफोर कमेंसमेंट में क्या था? बिफोर कमेंसमेंट में भी आपको जो है सारे खर्चे अलाउ नहीं होते हैं, सिर्फ दो तीन तरह के खर्चे, मटेरियल, लेबर मतलब सैलरी, और तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे अलाउ हो जाते हैं सिवाय लैंड के। बट ये सारे खर्चे कमेंसमेंट के 3 साल पहले के खर्चे ही अलाउ होते हैं, 3 साल से पहले वाले खर्चे अलाउ नहीं होते। मान लो इस साल कमेंसमेंट हुआ है तो पिछले साल के हो जाएंगे, उससे पिछले साल के हो जाएंगे, उससे पिछले साल के हो जाएंगे, उससे पहले वाले खर्चे अलाउ नहीं होंगे। और उन 3 सालों के भी कौन कौन से खर्चे अलाउ होंगे? मटेरियल के, सैलरी के और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, ये अलाउ हो जाएंगे। अब जो है क्या कहते हैं, इसकी कंडीशन यही थी कि आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले 3 साल के खर्चों को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कौन से साल में कैपिटलाइज करना पड़ेगा? जिस साल आपका बिजनेस क्या होगा? कमेंस होगा, उस साल आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज करना पड़ेगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग वाले चीज की। आउटसोर्सिंग में क्या बात आती है? आउटसोर्सिंग में यह बात आती है कि आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो, और आउटसोर्सिंग करोगे तो आपको जो है क्या कहते हैं, आपको सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे। जिस भी लोग को, जिस भी बंदे को आप डोनेशन करोगे, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है डोनेशन करना, जिसको भी डोनेशन करोगे सबको अलाउ हो जाएगा, चाहे वो अपना अप्रूव्ड साइंटिफिक एसोसिएशन हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इंडियन कंपनी हो, आईआईटी हो, नेशनल लेबोरेटरी हो, सबको अलाउ हो जाएगा। ये नाम ध्यान कर लेना, एक बार मतलब पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। हाँ, यहां पर रिसर्च साइंटिफिक भी हो सकती है, सोशल रिसर्च भी हो सकती है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी हो सकती है, सबके लिए 100% की आपको छूट अवेलेबल होती है। फिर मैंने जो अगला जो ये टेबल कराई थी, ये टेबल आप जो है क्या कहते हैं पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगी। बस इसमें बात क्या करनी है, ये बात करनी है, अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो आपको सिर्फ इन हाउस वाले खर्चों की छूट मिलती है, इन हाउस वाली टेबल की छूट मिलेगी, आउटसोर्सिंग वाली जो मैंने अभी कराई है उसकी छूट नहीं मिलेगी। अगर आप क्या कहते हैं नॉर्मल स्कीम में आते हो तो फिर आपको दोनों इन हाउस भी और आउटसोर्सिंग भी दोनों की छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर आपको 100% छूट मिल जाती है तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको डेप्रेशन अवेलेबल नहीं होगा। आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अगर इकट्ठी दी हुई है तो आपको लैंड का पार्ट क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, सिर्फ बिल्डिंग की एफएमवी जो है वो आपको 100% क्या हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी। इसके अलावा फिर जो है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम आगे बात करेंगे सेट ऑफ चैप्टर के अंदर। और फिर एक पॉइंट आता था, अगर मान लो इस साल हमने जो है क्या कहते हैं डोनेशन की है और इस साल उस साइंटिफिक रिसर्च वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अप्रूवल थी, मान लो मैंने डोनेशन किसको की है, इसरो को, इसरो भी साइंटिफिक रिसर्च करती है, इंडियन की स्पेस की सैटेलाइट की ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उसको डोनेशन की, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इस साल डोनेशन की, मेरे को छूट मिल जाएगी। अगले साल क्या हो गया, उसकी अप्रूवल छिन गई, तो क्या मेरी छूट रिवर्स हो जाएगी? नहीं, मेरे को छूट बनी रहेगी। ये मैंने आपको कराया था। फिर आता था अगला टॉपिक, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट।
साइंटिफिक रिसर्च एसेट का मतलब मान लो मैंने जो है एक लैब बनाई और लैब में मैंने एसी लगाया, वो एसी की मेरे को 100% छूट मिल जाएगी पहले ही साल। अब मैं क्या करता हूं, उस एसी को लैब में इंस्टॉल करते ही 100% उसकी छूट क्लेम कर लेता हूं। 100% छूट क्लेम करके उसको क्या कर देता हूं, या तो बेच देता हूं, लैब से ही उतार कर बेच देता हूं, या फिर लैब से उतार कर पहले नॉर्मल बिजनेस में डालता हूं, फिर उसको बेचता हूं। तो दोनों बातें होती हैं, पहले लैब से उतारकर सीधा ऐसे ही बेच देते हो तो क्या होगा, ऐसे ही बेच देते हो लैब से उतारकर, तो फिर जो है क्या कहते हैं आपको, अप टू कॉस्ट तो आपका टैक्सेबल होगा पीजीपी में, क्योंकि पहले पीजीपी में आप 100% अलाउ कर चुके हो। पीजीपी में जितना भी आपने जितने का भी बेचा, आपने 1 लाख की चीज 50,000 की बेची, 50,000 आपको टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपी के अंदर। 1 लाख की चीज 1.5 लाख की बेची, 1 लाख तक तो टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपी में, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन के अंदर। और वहीं दूसरी बात, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं उसको पहले किस में डालता हूं, अपना बिजनेस में डालता हूं, तो उसको नॉर्मल जो है जीरो वैल्यू के ऊपर ब्लॉक में ऐड कर देंगे, और फिर जब उसको बेचोगे तो ब्लॉक ऑफ एसेट, सेल ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। अगला सेक्शन है 35AD। इसके बाद क्लास है क्या तुम्हारी 35AD। 35AD में क्या होता है, 35AD के अंदर जो है होता है कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस आते हैं। आई थिंक 14 बिजनेस थे, वो 14 बिजनेस जो है वो आते हैं। कब शुरू हुए उनकी डेट याद मत रखना, ध्यान नहीं रहेगी, मुझे भी ध्यान नहीं है। वो 14 बिजनेस आते हैं जिसमें 2 स्टार होटल एंड अबो, 100 बेड का हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो हैं वो आती हैं। ठीक है, और भी बताऊंगा मैं, वो सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आप ओपन करते हो, आप 35AD में आते हो, 35AD एक ऑप्शनल सेक्शन है, आप चाहो तो इसको ऑप्ट कर सकते हो, चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। 115 BSc में अगर आप जाओगे तो फिर 35AD आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो आप 35AD को ऑप्ट करते हो, नॉर्मल स्कीम में आते हो, तो आपको क्या होता है, आप इन बिजनेस को शुरू करोगे ना, तो इस बिजनेस में जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, पहले ही साल आपको 100% की छूट मिल जाएगी। तो फिर आपको ना तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना ही नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे कि मैंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग का पूरा खर्चा जो है क्या हो जाएगा, इस साल में आपको क्या हो जाएगा, 100% अलाउ हो जाएगा। अभी कौन कौन से बिजनेस आते हैं ये ध्यान रखना है। सबसे पहले है नेचुरल गैस की पाइपलाइन। नेचुरल गैस की पाइपलाइन, 2 स्टार का होटल ये बता दिया, हॉस्पिटल बता दिया। स्लम डेवलपमेंट, झुग्गी झोपड़ी को रिवाइव करने के लिए आप प्रोजेक्ट बनाते हो, हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनाते हो, स्लम डेवलपमेंट। अफोर्डेबल हाउसिंग, छोटे घर बनाते हो, अपना अफोर्डेबल हाउसिंग मोदी की स्कीम है, उसके अंदर घर बनाते हो। फर्टिलाइजर की फैक्ट्री लगाते हो, किसानों के लिए फर्टिलाइजर बनाते हो, या फिर इनलैंड कंटेनर डिपो बनाते हो, या कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाते हो। ये क्या होता है, ये ड्राई पोर्ट बोलते हैं कि भाई पोर्ट वैसे क्या होते हैं अपना कोस्ट के पास होते हैं अपना, लेकिन ये जो है धरती के अंदर पाए जाते हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो, यहां पर जो है आप ये बनाते हो तो भी आपको 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन करते हो। वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, ध्यान रखना वेयर हाउसिंग 2 चीजों की कवर्ड है, एक तो शुगर की और एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। इसके अलावा है स्लरी पाइपलाइन। स्लरी पाइपलाइन क्या होता है, स्लरी पाइपलाइन होता है लोहे का पाइपलाइन जो है वो लोहा उसमें ट्रांसफर करते हैं, वो भी आपको, वो अगर स्टैब्लिश करते हो, स्लरी पाइपलाइन एस्टैब्लिश करते हो तो भी छूट मिल जाएगी। सेमीकंडक्टर की चिप की यूनिट लगाते हो तो भी आपको छूट मिल जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आपके रोड, डैम वगैरह वगैरह आते हैं। इसकी डेफिनेशन मेरे को लिखानी है, कल याद दिलाना, कल मैं पहले 2-3 डेफिनेशन जो है वो लिखवा दूंगा आपको। तो वो इंफ्रा फैसिलिटी वगैरह जो है वो अगर आप बनाओगे तो भी आपको छूट मिल जाएगी, या फिर कोल्ड चेन बनाओगे तो भी आपको छूट मिल जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोरेज तो बता ही दिया, तो भी छूट मिल जाएगी। याद रखें कि ये नया प्रोजेक्ट होना चाहिए, पुराना प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी की चली चलाई कंपनी आपको नहीं खरीदनी है, नई नवेली आपको कंपनी खरीदनी पड़ेगी। इसके अलावा कांची, इसके अलावा प्लांट मशीनरी भी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी आपको छूट मिलती है। बट इसकी एक्सेप्शन है, सेकेंड हैंड मशीनरी चल जाएगी अगर कितनी है, 20% ऑफ टोटल मशीनरी तक है तो चल जाएगी। इसके अलावा इंपोर्टेड है, पहले बाहर किसी ने यूज कर रखी है, आप यहां पर नहीं लेकर आते हो तो फिर जो है क्या कहते हो, तो भी आपको छूट मिल जाएगी। बाहर पुरानी थी बट यहां तो नहीं है ना, यहां तो मैं पहला यूजर हूं तो छूट मिल जाएगी। इसके अलावा सेक्शन अलाउ होता है सिर्फ इंडियन बंदे को, रेजिडेंट को अलाउ होता है, बाहर वालों को अलाउ नहीं होता, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसके अलावा 100% की छूट मिलती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की फर्स्ट ईयर में, लेकिन लैंड की, गुडविल की और शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हो उसकी छूट नहीं मिलती है। 10,000 से ऊपर का खर्चा अगर आप कैश में करते हो तो भी छूट आपको नहीं मिलती है। हाँ, जिसकी छूट मिल जाती है फिर उसका डेप्रेशन लाओ आपको नहीं होता है। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना सिखाऊंगा बाद में आपको, और यहीं तक मैंने आपको बताया। फिर इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, एक चीज आपको बस ये सिखाई थी कि 35AD के बिजनेस का लॉस होता है
तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस से जो है एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन रिवर्स इज ट्रू, रिवर्स मतलब नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस से जो है क्या कहते हैं एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फिर जो है क्या कहते हैं अपना आते हैं इसको बेचना कैसे है। तो मान लो आप इसको क्या कहते हैं बेचते हो, आप इसको बेचते हो, सबसे पहले तो आप बेचते हो कि 35 AD कोई बिजनेस था, कोई होटल था, आपने क्या किया, होटल में आपने 100% की छूट क्लेम की, होटल में आपने एसी लगाया, एसी की 100% की छूट क्लेम की और फिर आपने होटल से ही एसी उतार कर बेच दिया। जितने का भी बेचोगे कहां टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीपी के अंदर। दूसरी बात, अगर आपने होटल से उतार कर कहां लगा दिया, नॉर्मल बिजनेस में, तो नील वैल्यू पे ऐड नहीं होगा। साइंटिफिक रिसर्च में नील वैल्यू पे ऐड होता था, यहां पर हमें क्या करना है, नोशनल डेप्रेशिएशन माइनस करना है। ऐसा मानना है कि शुरू से ही वो कहां लगता था, नॉर्मल अपना जो है बिजनेस में लगता था, नोशनल डेप्रेशिएशन माइनस करके उसकी डब्ल्यूडीवी निकालनी है। वो डब्ल्यूडीवी पहले कहां टैक्सेबल होगी, पीजीपी के अंदर, और फिर वही डब्ल्यूडीवी कहां ऐड हो जाएगी, आपकी जो है ब्लॉक में ऐड हो जाएगी। इसके अलावा फिर जो है क्या कहते हैं अपना पॉइंट आता था कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो आपको ये जो है बातें अभी नहीं कराई थी मैंने। इसके अलावा फिर था आपका 8 साल तक, ये वाली बात करा दी थी। 8 साल तक क्या बात थी कि जो भी आपने एसेट खरीदा है, जो अपना होटल में लगाया है, उसको 8 साल तक क्या करना है, यूज करना है। 8 साल से पहले अगर आप क्या कहते हैं उसको क्या कर देते हो, नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर जो भी मैंने ट्रीटमेंट समझाई है वैसी करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा ये बता दिया था कि 115 BAC जो है क्या कहते हैं आपको ऑप्ट आउट करोगे तभी ये 35 AD मिलेगा, अदरवाइज 35 AD नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट पेंडिंग है जो मैंने आपको भी नहीं कराया था। फिर आता है सेक्शन नंबर 28। तो सेक्शन नंबर 28 जो है क्या कहते हैं वो भी करवा देता हूं, जो है कुछ टारगेट बना के चलता हूं, चलो 60 पेजेस या 6 तक करा देता हूं, तब छुट्टी कर दूंगा। तो यहां पर जो है सेक्शन 28 में क्या है, सेक्शन 28 में है काफी सारी चीजें जो है यहां पर टैक्सेबल हो जाती है। मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 28 और 41 ये 2 सेक्शन है जिसमें क्या होता है, इनकम टैक्सेबल की जाती हैं। तो 28 के अंदर क्या क्या होता है, गिफ्ट वगैरह जो है वो अपना क्लाइंट से मिला हो तो यहां टैक्सेबल होता है पीजीपी के अंदर। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर आप पे करते हो तो सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग वो अलाउ हो जाता है, और वहीं कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिलता है कंपनी को वो भी टैक्सेबल होता है कंपनी को पीजीपी के अंदर। इसके अलावा फिर मैंने आपको कराया था सेक्शन 40B, अगर आपको ध्यान हो, सैलरी इंटरेस्ट कमीशन टू पार्टनर। ये जो है 40B सेक्शन के अकॉर्डिंग फर्म को क्या रहता है, अलाउ रहता है। और फिर क्या कहते हैं, ये किसको टैक्सेबल होता है, पार्टनर को टैक्सेबल होता है। जो जिस फर्म को अलाउ होती है वो पार्टनर को क्या होती है, टैक्सेबल होती है, और जो जिस पार्टनर को जो जिस फर्म को डिसअलाउ होती है वो पार्टनर को एग्जम्प्ट रहती है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सैलरी कमीशन इंटरेस्ट वगैरह है जो पार्टनर को दिया है, वो पार्टनर को जो है क्या कहते हैं अपना टैक्सेबल होना है, क्योंकि फर्म को अलाउ था, लिमिट के अंदर था, फर्म को अलाउ हो गया तो पार्टनर को क्या होगा, टैक्सेबल। पार्टनर को टैक्सेबल कहां पर होगा, पार्टनर को टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। यह ध्यान रखना, नाम इसका सैलरी है, नाम इसका इंटरेस्ट है, नाम इसका कमीशन है, फिर भी टैक्सेबल कहां होगा, पार्टनर को पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। अब बात आती है 40B के अंदर क्या क्या लिमिट्स थी, कितने लिमिट्स में जो है ये इंटरेस्ट वगैरह अलाउ हो जाता है, वो मैं आगे आपको रिवाइज कराता हूं। इसके अलावा फिर हम चलते हैं आगे, नॉन कंपीट फीस अगर मुझे मिलती है तो मुझे कहां पर अलाउ होती है, ये हमें अलाउ ये हमें अगर मैं पे करता हूं तो पीजीपी में अलाउ होती है, और अगर मैं रिसीव करता हूं तो पीजीपी में ही क्या होती है, ये टैक्सेबल होती है। कोई भी एग्रीमेंट है बिजनेस का, उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया, उसको टर्मिनेट किया तो पैसा मिलता है, कंपेंसेशन मिलती है। तो जैसे मैंने दुष्यंत सर का एग्जांपल दिया था, मैंने मान लो क्या कहते हैं क्या किया, मैंने सिलेबस टाइम पे नहीं कराया, हमारा एग्रीमेंट तोड़ा, तो मुझे दुष्यंत सर को मैंने 1 लाख रुपए पे किया, तो वो जो है सर को कहां टैक्सेबल हो जाता है, पीजीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। इसके अलावा जो है फिर मैंने बताया था एक्सपोर्टर को 3-4 चीजें होती हैं जो पीजीपी में टैक्सेबल होती है, ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्ट लाइसेंस बेचने का पैसा, और गवर्नमेंट से सपोर्ट, ये सारे जो है कहां टैक्सेबल होती हैं, पीजीपी में टैक्सेबल होती हैं। फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट आया था कन्वर्जन ऑफ, एक तो था कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जो मैंने कहां कराया था, कैपिटल गेन, ये है स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। तो स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट में क्या होता है कि जो भी आपका एफएमवी होता है कन्वर्जन की डेट पे, यहां तक का प्रॉफिट तो टैक्सेबल होता है आपका पीजीपी के अंदर, और ये पीजीपी में टैक्सेबल होता है। इससे आगे फिर अगर आप उस एसेट को ब्लॉक में ऐड करोगे
तो वही एफएमवी ब्लॉक में ऐड हो जाती है। अगर ब्लॉक में ऐड नहीं करोगे और ऐसे ही रखोगे तो कोई बात नहीं, वही आपकी कॉस्ट बन जाती है। फिर जब आप क्या कहते हैं इस एसेट को बेचोगे तो कैपिटल गेन में आप हेड में चले जाओगे, एफवीओसी आ जाएगा और एफएमवी आपकी कॉस्ट बन जाएगी। कन्वर्जन की डेट को आगे का ट्रीटमेंट कैपिटल गेन में होगा। इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन होती है जैसे कि आईसीएआई, इसकी भी जो फीस होती है मेंबर से मिलती है वो कहां टैक्सेबल होती है, इसको पीजीपी में टैक्सेबल होती है। फॉरेन एसेट में तो इतना सा ही पॉइंट था, मान लो कोई फॉरेन एसेट आपने खरीदा उधार पे, तो आपने एक बार क्या किया, आपने खरीदा 80 रुपए पर डॉलर का रेट था, तो आपने मान लो $1,00,000 का एसेट खरीदा, $1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 80, ये 80 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। बाद में क्या होगा, बाद में मान लो आपने इसको उधार पे खरीदा, बाद में आपने क्या किया, 1 साल बाद इसकी क्या करते हो, पेमेंट करते हो। उस टाइम जो है अपना ये डेप्रेशन हो जाता है, यानी कि रूपी गिर जाता है और आप पेमेंट करते हो तो 80 के हिसाब से नहीं, आप 85 के हिसाब से पेमेंट करते हो। तो 5 लाख रुपए आपके जो है एडिशनल कॉस्ट आती है, और 5 लाख रुपए भी कहां ऐड हो जाएगा, ब्लॉक में ही ऐड हो जाएगा। और उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, पिछले साल 80 लाख पे डेप्रेशन लगा था, इस साल जो डब्ल्यूडीवी बचेगी उसमें 5 लाख क्या कर देंगे हम, परचेज की तरह ऐड कर देंगे, और फिर बढ़ी हुई डब्ल्यूडीवी पे आपका क्या लगेगा, डेप्रेशन लगेगा। आगे है आपका प्रीमियम एक्सपेंस। प्रीमियम एक्सपेंस क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जो कंपनी शुरू होने से क्या होते हैं, पहले के खर्चे होते हैं। ये सारे खर्चे आपके क्या किए जाते हैं, सारे खर्चे आपके क्या कर लिए जाते हैं, ये आपके इकट्ठे कर लिए जाते हैं, ऐसे अलाउ नहीं होते हैं, इसको इकट्ठे करना है। प्रीमियम एक्सपेंस में कौन कौन से आ सकते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंस, ब्रोकरेज, प्रोस्पेक्टस का खर्चा, अंडरराइटिंग कमीशन, ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए का खर्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का खर्चा, मार्केट सर्वे एक्सपेंस, लीगल फीस और इंजीनियरिंग एक्सपेंस। ये सारी चीजें आपको जो है एक बार ध्यान रखनी है, ये प्रीमियम एक्सपेंस में आते हैं। इन सबको ऐड करना है, ऐड करके इसको कंपैरिजन करना है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, ये कंपनी के केस में है। और अगर कोई दूसरा बंदा है उस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होती थी, उस केस में सिर्फ क्या देखा जाता था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%। अब आपको 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और अभी आपने ये किया कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में हायर करके फिर आपको कंपेयर करना है किससे, फिर आपको कंपेयर करना है इसका 5% करना है, फिर आपको कंपेयर करना है एक्चुअल प्रीमियम एक्सपेंस से, उनमें से लेना है लोअर। जो लोअर आएगा वो अमाउंट को आपको अलाउ होगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच फर्स्ट बार जो है कंपनी शुरू हुई है, अपना इनकॉर्पोरेट हुई है, वहां से आपको अलाउ होना शुरू हो जाएगा 5 सालों के अंदर। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें क्या हो सकता है, पिंडल अकाउंट में उसने एक डेबिट कर रखे होते हैं 100 करोड़ रुपया, हमारे को अलाउ होता है मान लो 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करने के बाद हमें निकाला है 40 करोड़ रुपया, तो 60 करोड़ रुपया आप क्या कर दोगे, डिसअलाउ कर दोगे, एड बैक कर दोगे। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ रेजिडेंट को खर्चा अलाउ होता है, नॉन रेजिडेंट को अलाउ नहीं होता। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालने का फॉर्मूला वगैरह जो है रीड कर लेना, एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, अगर आप प्रीमियम एक्सपेंस अलाउ, अपना प्रीमियम एक्सपेंस का खर्चा क्लेम करते हो तो आपको ऑडिट करवानी कंपलसरी हो जाती है, ये मैंने वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर कोई इंप्लॉई वॉलंटरी रिटायर होना चाहता है, हम उसको पैसा पे करते हैं, कंपेशन पे करते हैं, तो जब भी आप कंपेशन पे करोगे तब आपको क्या हो जाता है, तब आपको अलाउ हो जाता है। बट अलाउ कितना होता है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, ये अलाउ होता है। ये खर्चा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का खर्चा जितना भी खर्चा होता है, मान लो आपने किसी इंप्लॉय को 5 लाख पे किए, वो 5 लाख रुपए कैसे अलाउ होंगे, आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ हो जाएंगे। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना, अब हम करेंगे 61 पेज। तो यहां पर है 44 AD, 44 AD और 44 ADA, 44 AE, ये 3 सेक्शंस बिल्कुल इकट्ठे चलते हैं। 44 AD, ADA और AE 3 सेक्शन इकट्ठे चलते हैं। 44 AD में क्या होता है, हम आते हैं बिजनेस, अगर मैं बिजनेस करता हूं। 44 ADA में कौन आता है, जो क्या कहते हैं अपना प्रोफेशन करता है। प्रोफेशन वाला भी वो आता है जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जैसे कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन कहां मेंशन्ड है, 44 AA सेक्शन में मेंशन्ड है। तो पहले मैं आपको 44 AA सेक्शन में जो मेंशन्ड है वो दिखा देता हूं। तो कोई बच्चा बताएगा 44 AA सेक्शन कहां लिखा हुआ है, पेज नंबर 87 पे लिखा हुआ है। तो ये 87 जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आगे आएगा, तो पेज नंबर 87 पे लिख रखा है 44 AA सेक्शन, जहां पर लिख रखे हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ये रहे। तो कौन कौन से, मेडिकल यानी कि डॉक्टर, लीगल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियर, कंसल्टेंट,
आर्किटेक्ट, कंपनी सेक्रेटरी और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सब आ जाएंगे। तो कहने का मतलब इन प्रोफेशन के लोग क्या कर सकते हैं, 44 AD में आ सकते हैं, सॉरी 44 ADA में आ सकते हैं और अपना उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, अपना वो टैक्स भर सकते हैं। और 44 ADA में क्या होता है, 44 ADA के अंदर जितनी भी आपकी टर्नओवर होती है उसका 50% जो है उस पर टैक्स लगता है, हाँ सिर्फ 50% उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो 50% आपका जो है टैक्स लगता है, ये लिखा रखा है 50% टैक्स लगता है, ठीक है। इसमें कौन से लोग आ सकते हैं, जो स्पेसिफिक प्रोफेशन में आते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन साथ में एक और कंडीशन भी याद रखनी है। वो कौन सी कंडीशन है, वो ये है कि टर्नओवर की लिमिट इनके ऊपर लगती है 50 लाख। जैसे मेरी टर्नओवर 50 लाख से कम है तो मैं इसी सेक्शन के अंदर रिटर्न भरता हूं। जिसकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है वो भी आ सकता है, बट 75 लाख रुपए तक, 75 लाख रुपए तक आ सकता है। तो यहां मैंने ठीक करवाया था, 75 लाख करवाया था, 75 लाख तक आ सकता है। बट 75 लाख तक वही बंदा आ पाएगा जिसकी जो है क्या कहते हैं, जिसकी एक फॉर्मूला बताया था मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई कैश रिसीट्स डिवाइड बाय टोटल रिसीट्स, अगर ये फॉर्मूले का आंसर आता है अप टू 5%, तो आप जो है क्या कहते हैं 75 लाख रुपए तक आ सकते हो। मोटा मोटी बात यह है कि जो बंदा कैश का काम नहीं करता और जो बंदा व्हाइट का काम करता है उस बंदे के लिए 75 लाख रुपए की लिमिट लगती है। किसी की टर्नओवर है मान लेते हैं 80 लाख रुपए, वो तो इस सेक्शन में कभी भी नहीं आ सकता। किसी की टर्नओवर है 60 लाख रुपए, वो इस सेक्शन में तब आ सकता है अगर ये फॉर्मूला उसका क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। किसी की टर्नओवर है 40 लाख रुपए, वो तो हमेशा ही आ सकता है इस सेक्शन के अंदर, चाहे वो कैश में काम करे, चाहे वो अपना जो है किससे काम करे, बैंक से काम करे। तो ये जो है क्या कहते हैं मैंने आपको बता दिया। और एक बार अगर इस फॉर्मूले में आते हो, इस सेक्शन में आते हो, तो आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता है, सिर्फ आपको क्या कहते हैं सीधा फ्लैट 50% आपकी इनकम मानी जाती है। टर्नओवर का सीधा 50% आपकी पीजीपी हेड की इनकम मानी जाती है, कोई भी और खर्चा अलाउ नहीं होता है, डेप्रेशन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं ऊपर जो है, वापिस से हम आते हैं 44 AD की तरफ। 44 AD के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, इन सेक्शंस में आने का फायदा क्या है, चाहे 44 AD हो, ADA हो, AE हो, इन तीनों सेक्शन में आने का फायदा यह है कि आपको जो है क्या कहते हैं बुक्स मेंटेन करनी नहीं पड़ती है, बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती, और साथ में आपको ऑडिट भी नहीं करवानी पड़ती है। ना तो बुक्स मेंटेन करनी है और ना ही क्या करवानी है, ऑडिट करवानी है। तो बुक्स मेंटेन नहीं करनी है, ऑडिट नहीं करवानी है, ये तुम्हारा फायदा हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक और खास बात है, सिर्फ रेजिडेंट ही आ सकता है, सिर्फ रेजिडेंट आ सकता है, कंपनी नहीं आ सकती। बिग नो टू कंपनी नहीं आ सकती। इंडिविजुअल एचयूएफ अपना फर्म और एलएलपी को छोड़कर, एलएलपी भी नहीं आ सकती, कंपनी नहीं आ सकती, एलएलपी नहीं आ सकती। सर एओपी बीवाई वो तो वैसे ही जो है नॉट फॉर प्रॉफिट काम करते हैं, इसमें आते ही नहीं है। तो मेन इंडिविजुअल एचयूएफ और फर्म जो है क्या कहते हैं इसमें आते हैं, 3 लोग आते हैं इसके अंदर, रेजिडेंट आता है इसके अंदर, ठीक है। नॉन रेजिडेंट कोई सेक्शन नहीं मिलेगा, ये भी जो ध्यान रखना है। इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए सेक्शन है ये वाला, और हाँ प्रोफेशनल्स इस सेक्शन में नहीं आएंगे क्योंकि वो 44 ADA में जाएंगे। एजेंसी वाले नहीं आएंगे, जो एजेंट्स होते हैं, कमीशन का जो काम करते हैं वो भी नहीं आएंगे, और 44 AE वाले भी नहीं आएंगे, जो ट्रक वाले होते हैं वो अलग से जाएंगे। एजेंसी और कमीशन वाले क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो है मार्जिन बहुत कम रहता है, तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ पर नहीं आना आपको। इसके अलावा जो है टर्नओवर आपको अपना 2 करोड़ तक यहाँ पर आ सकते हो, यानी कि 44 ADA में जो मैंने लिमिट बताई थी वो कितनी थी आपकी 50 लाख की, यहाँ वो लिमिट कितनी है 2 करोड़ रुपए की। वहां पर मैंने एक लिमिट बताई थी 75 लाख रुपए की, यहाँ पर भी वो लिमिट है 3 करोड़ रुपए की, कि अगर आपका जो है कैश रिसीट्स डिवाइड बाय टोटल रिसीट अप टू 5% है, तो फिर क्या कहते हैं आपकी टर्नओवर 2 करोड़ नहीं लगेगी, 3 करोड़ लगेगी। यानी कि किसी की टर्नओवर 3 करोड़ से ऊपर है वो तो कभी भी सेक्शन में नहीं आ सकता। जिसकी टर्नओवर 3 करोड़ से तो क्या है, कम है, बट 2 करोड़ से क्या है, ऊपर है, वो इस सेक्शन में आ सकता है। बट वो आता है तो उसके लिए क्या कहते हैं कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि उसको कैश का काम जो है कितना होना चाहिए, अप टू 5%। याद रहे सिर्फ रिसीट चेक करनी है, पेमेंट्स नहीं चेक करनी, सिर्फ क्या चेक करना है, रिसीट्स चेक करनी है। 5% है तो अपना जो है इस सेक्शन में आ सकते हो, आपको 3 करोड़ तक लिमिट लग जाएगी। इसके अलावा इस सेक्शन में इनकम कैसे मानी जाती है, इनकम पीजीपी की इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है पीजीपी की इनकम निकालने के लिए जितना क्या है आपकी टर्नओवर का कितने % करना होता है, 8% करना होता है या 6% करना होता है। 6% तभी करना है अगर आपकी टर्नओवर में से कुछ पैसा अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डीडी प्रेस्क्राइब्ड मोड में रिसीव हो जाता है अप टू द ड्यू डेट ऑफ ITR, उससे पहले रिसीव हो जाता है, तो फिर क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए, तो आप 6% से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको 8% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। तो देखो जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं कि भाई एक क्वेश्चन कर रखा है मैंने, वो क्वेश्चन देखो समझो। 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, बट 80 लाख रुपए कैश में रिसीव हुआ, 20 लाख जो है अकाउंट पे ही से रिसीव हुआ, 10 लाख रुपए और रिसीव हो गया आईटीआर से पहले पहले। तो हमें आईटीआर से पहले पहले देखना होता है। तो 30 लाख रुपए रिसीव हो चुके हैं आईटीआर से पहले पहले प्रेस्क्राइब्ड मोड से। तो 30 लाख रुपए को तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6% से। बाकी 1.5 करोड़ में से 30 लाख माइनस करने के बाद जो 1 करोड़ 20 लाख आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8% से। इसके अलावा कुछ 40 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग थे ड्यू डेट ऑफ आईटीआर पे। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि सर ये पैसा बाद में मिल जाएगा अकाउंट पे ही से, नहीं। गवर्नमेंट कहती है आईटीआर से पहले पहले तुम्हारे को पैसा मिल गया अकाउंट पे ही से तो ही 6% करना है, अदरवाइज उस पर भी क्या लग जाएगा, 8%। इसके अलावा अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं जो है क्या कहते हैं इससे ऊपर प्रॉफिट दिखाना, जो मैंने बताया 6 और 8%, इससे ऊपर किसी की टर्नओवर 1 करोड़ है, 8 लाख प्रॉफिट से ज्यादा दिखाना चाहता है, दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से कम दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है, बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन उसकी इनकम इतनी कम है कि वो अपना 2.5 लाख से भी, जो बेसिक एग्जामिनेशन होती है उससे भी कम दिखाना चाहता है या लॉस दिखाना चाहता है तो भी दिखा सकता है, कोई भी बुक्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर इस सेक्शन में आते हो तो आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, ये ध्यान रखना है, इवन पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ये भी अलाउ नहीं होगा, डेप्रेशन भी अलाउ नहीं होगा, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, अपना जो है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं आपने जो है इस सेक्शन में आए और इस साल आपने इस सेक्शन में थे, अगले साल आप आना चाहते हो नॉर्मल सेक्शन के अंदर, पिछले साल कोई आपने एसेट खरीदी थी मान लेते हैं 20 लाख रुपए की, आपको डेप्रेशन तो नहीं मिला पिछले साल क्योंकि हमने बोला था कि कोई खर्चा अलाउ नहीं होता, 4480 में थे आप, तो 20 लाख के ऊपर जो डेप्रेशन है वो क्लेम करना रह गया। अब अगले साल जब क्या कहते हैं आप नॉर्मल स्कीम में आओगे तो अब 20 लाख पे डेप्रेशन मिलेगा या पिछले साल का नोशनल डेप्रेशन माइनस करने के बाद बची हुई डब्ल्यूडीवी पे डेप्रेशन मिलेगा? द आंसर इज बची हुई डब्ल्यूडीवी पे डेप्रेशन मिलेगा, यानी कि नोशनल डेप्रेशन आपको माइनस करना पड़ेगा। 44 एडी के अंदर आए हो तो इसका मतलब ये है खर्चा नहीं अलाउ होगा, बट डेप्रेशन आपको मान लेना पड़ेगा कि डेप्रेशन हमें मिल गया और हमें माइनस करते रहना पड़ेगा ब्लॉक के अंदर। इसके अलावा अगला रूल ये बोलता है कि अगर जो है क्या कहते हैं 1 साल आप 44 एडी में आते हो तो इसके अगले 5 साल भी 44 एडी में आना कंपलसरी है। सपोज करो तुम अपना जो है क्या कहते हैं ये साल है जैसे कि 21-22 में तुम 44 एडी में आते हो तो अगले 5 साल 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 और 26-27 इन 5 साल में भी तुम्हें किस में आना पड़ेगा? 44 एडी में आना ही पड़ेगा। अगर मान लो क्या कहते हैं तुम इसमें कुछ मर्जी बना रखा हो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है, तो 5 साल यहां से लेकर 5 साल, ये 5 साल यहां खत्म होगा, यहां तक तुम्हें 44 एडी में आना ही पड़ेगा। अगर तुम मान लो इनमें से किसी भी साल में 44 एडी में नहीं आते, सपोज करो तुम्हारा मन कर गया कि सर इस साल में नहीं आते, इस साल में नहीं आए, तो इसके आने वाले 5 साल के लिए तुम 44 एडी में फिर नहीं आ पाओगे। 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 और 29-30 इन 5 साल में फिर तुम 44 एडी में नहीं आ पाओगे। ये भी जो है ये रूल बोलता है, मतलब 1 साल 44 एडी में आओ तो आने वाले 5 साल में भी आना पड़ेगा, और किसी साल में नहीं आए, मतलब एक बार आए फिर मान लो ये 5 साल का ब्लॉक तोड़ा और नहीं आए तो फिर आने वाले 5 साल के लिए भी तुम ब्लॉक हो जाओगे, इस सेक्शन में नहीं आ पाओगे। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला पॉइंट आता है 44 एडी, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सेम रूल है जो कि 44 एडी था एज इट इज, बट ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए। पिछला रूल किसके लिए था? आपका जो है बिजनेस वालों के लिए। सारे रूल 44 एडी वाले एज इट इज लग जाते हैं 44 एडीए के अंदर, बस डिफरेंस क्या रहता है, ये 5 साल वाली जो कंडीशन है कि इसमें 44 एडीए में क्या है, इस साल आओ अगले साल ना आओ, इस साल आओ अगले साल ना आओ, जैसे अपनी क्लास है आज आओ कल ना आओ, कोई चक्कर नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, बाकी सारे रूल वही लगेंगे, इवन सैलरी टू पार्टनर वो भी अलाउ नहीं होगी। फिर आते हैं 44 एई, काफी ज्यादा आसान प्रोविजन है, जो क्या बोलता है यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रक वालों के ऊपर ये प्रोविजन लगता है। ट्रकों का मालिक होना चाहिए, ये प्रोविजन तभी लगता है जब ट्रकों के आप मालिक हो, किराए पे लेकर चलाते हो तो नहीं, मालिक होने चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, और मैक्सिमम 10 ट्रकों की ओनरशिप होनी चाहिए किसी भी डेट को। मान लेते हैं 5 तारीख, आज तारीख है 21 तारीख को मेरे पास ट्रक थे मान लेते हैं 10, और कल मैं एक नया ट्रक खरीदता हूं तो पूरे साल के लिए जो है क्या कहते हैं मैं डिसला हो जाऊंगा, ये सेक्शन में जो है नहीं आ पाऊंगा, 44 एई में नहीं आ पाऊंगा। मान लेते हैं आज तारीख है 21, आज मेरे पास 10 ट्रक थे, आज मैंने एक ट्रक बेचा, अगले दिन मैं नया ट्रक खरीद सकता हूं तो मेरे पास टोटल 10 ही रहेंगे, इस सेक्शन में आ पाओगे। ये है बेटे। अगली बात यहां पर बेटे जो है वर्ड यूज करेंगे हम 2, एक होगा ग्रोस व्हीकल वेट और एक होगा अनलेडन वेट।
अनलिडन वेट का मतलब समझना आपको कोई जरूरी नहीं है, अब एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ इतना समझना है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है ग्रोस व्हीकल वेट और सेकंड प्रायोरिटी रहती है अनलिडन वेट। क्वेश्चन में ग्रोस व्हीकल वेट दिया हो उससे करना, अगर ना दे रखा हो तो कौन सा दे रखा होगा, अनलिडन वेट दे रखा होगा उससे करना। आगे चलते हैं। अगली बात, सर इस सेक्शन में जो है ये तो बता दिया कि 10 ट्रक वाले आ सकते हैं, ये बताओ कि सर टर्नओवर की कोई लिमिट है क्या? नहीं, कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है, कितनी मर्जी टर्नओवर हो, सिर्फ 10 ट्रक वाले जो है वो इस सेक्शन में आ सकते हैं। अब उनकी इनकम कैसे निकालते हैं? इनकम निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर 2 रूल लगाते हैं। ट्रकों का अगर वेट है 12 टन तक, 12 टन का मतलब होता है 12,000 किलो, अगर ट्रकों का वेट है 12 टन तक तो हम जो है अलग तरीके से टैक्स अपना इनकम निकालते हैं। ट्रकों का वेट अगर 12 टन से ऊपर है तो हम अलग तरीके से क्या निकालते हैं, इनकम निकालते हैं। अगर ट्रकों का वेट जो है 12 टन के जो है बराबर है, 12 टन तक है, तो हम उसको बोलते हैं लाइट व्हीकल, और लाइट व्हीकल का जो वेट है हम निकालते हैं 7,500 रुपए पर मंथ पर ट्रक। ठीक है, आपको क्या करना होता है, कोई क्वेश्चन है जिसमें दिया होगा कि जून में ट्रक खरीदा, तो आप जून से लेकर 31 मार्च तक ट्रक वो हमारे साथ था, तो जून से लेकर 31 मार्च तक के महीने काउंट कर लेना। इवन पार्ट ऑफ द मंथ इज काउंटेड एज फुल मंथ, तो इसका मतलब जून से लेकर 31 मार्च तक के 10 महीने हो गए। 10 महीने इंटू में मान लो 1 ट्रक है, 1 ट्रक मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, 7500। तो ऐसे हम वेट निकालेंगे, अपना जो है कैलकुलेशन करेंगे, इनकम निकालेंगे लाइट वालों की। हैवी वालों की इनकम कैसे निकालते हैं? हैवी वालों की इनकम निकालेंगे 1,000 रुपए पर टन पर टन पर ट्रक, पर टन पर ट्रक पर मंथ 1,000 रुपए। जैसे कि मान लेते हैं जून में किसी ने जो है क्या कहते हैं ट्रक खरीदे, बड़े वाले ट्रक खरीदे, जून में किसी ने ट्रक खरीदे, कौन से वाले, बड़े वाले ट्रक खरीदे, तो जून में बड़े वाले ट्रक खरीदे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना जून में, हाँ, तो फिर हम जो है मान लो जून में ट्रक खरीदे हैं बड़े वाले, 2 ट्रक खरीदे और उनका वेट था 15 टन, तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो हम कैलकुलेशन करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, इंटू में 2 ट्रक थे तो 2 हो जाएगा, इंटू में महीने थे 10 तो 10 हो जाएगा। ऐसे होता है। मान लो कभी पहले बेच दिए, मार्च तक नहीं रखे, तो हो सकता है फरवरी में बेच दिए तो 9 महीने हो जाएगा, और उससे पहले बेचे तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी, मंथ चेंज हो जाएंगे। हाँ, मान लो 31 मार्च को बेचे, पूरा महीना काउंट होगा, 1 मार्च को बेचे, पूरा महीना यूज का काउंट करेंगे। तो यानी कि जो है क्या कहते हैं, आपको जो है अगर एक दिन भी मंथ का आ गया तो पूरा महीना हम काउंट करेंगे। तो ये जो है क्या कहते हैं, यहां पर हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसे निकालना होता है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि वो ट्रक वाला जो है अपना ट्रक को चलाने का काम करे, वो ट्रक को किराए पे देने का काम भी कर सकता है, और ट्रक को लीज पर, एक ही बात है, ये देने लीज पर देने का भी काम कर सकता है, बस वो मालिक होना चाहिए ट्रक का। हायर इनकम डिक्लेयर करना चाहो कर सकते हो, ये सेम प्रोविजन है 44 AD की तरह, और लोअर इनकम करना चाहो तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ये मैंने आपको बता ही रखा है। इसके अलावा कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन भी डी माना जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था वही यहां पर लगेगा। हाँ, 5 साल का ब्लो का कंसेप्ट नहीं लगेगा, 1 साल आप 44 AE में आ सकते हो और अगले साल आप किस में जा सकते हो, नॉर्मल में जा सकते हो। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, फिर ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको अपने आप करने पड़ेंगे, मैं नहीं करा पाऊंगा। दूसरी बात, पुट टू यूज इज इररिलेवेंट इन दिस केस। आपको यहां पर क्या करना होता है, यहां पर क्या लेना होता है, खरीदा, ओनरशिप। अगर आपकी ओनरशिप है तो अपना इनकम काउंट होनी शुरू हो जाएगी, पुट टू यूज चाहे आपने कब किया हो, बाद में किया हो। हाँ, यहां पर जो क्या कहते हैं, एक और बात आती है, वो क्या बात आती है कि भाई 40B सेक्शन, 40B सेक्शन क्या था, सैलरी, इंटरेस्ट एंड अपना जो है कमीशन टू द पार्टनर्स, वो यहां पर एक्स्ट्रा अलाउ हो जाएगा, यहां एक्स्ट्रा अलाउ हो जाएगा। वो पिछले जो सेक्शन थे 44 AD और 44 AE, उनमें जो है ये क्या कहते हैं अलाउ नहीं होता था, यहां पर जो है क्या कहते हैं अलग से अलाउ हो जाएगा। पहले इनकम आएगी, उसमें से ये दोनों चीजें आप माइनस कर सकते हो, सैलरी, इंटरेस्ट एंड पार्टनर को जो होता है पे करते हैं वो माइनस कर सकते हो, बट हाँ 40B की लिमिट चेक करना, 40B की लिमिट चेक करके ही माइनस कर सकते हो, फालतू माइनस नहीं कर सकते। अब आगे 40B सेक्शन पे चलते हैं। 40B जो सेक्शन है वो अपना, इसमें 3 चीजें आती हैं, एक आता है इंटरेस्ट, एक आता है आपका सैलरी, एक आता है आपका कमीशन। इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी पेड टू द पार्टनर्स, ये इसमें आते हैं। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन पेड टू द पार्टनर्स, ये इसमें आते हैं। और अब हाँ, इसमें छोटी बातें ध्यान रखनी है, क्या बातें ध्यान रखनी है, नंबर 1 रेमनरेशन, यानी कि सैलरी। सैलरी जो है स्लीपिंग पार्टनर को नहीं दे सकते, वो अलाउ नहीं होती है। अगर आपने स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी दी है वो डिसअलाउ हो जाएगी, एड बैक हो जाएगी। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक ही बात होती है, चाहे आप इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो, क्वेश्चन में लोन लिखा है या कैपिटल लिखा है, एक ही बात होती है। इनकम टैक्स उसको अलग नहीं मानता। इसके अलावा
इंटरेस्ट ऑन लोन या कैपिटल स्लीपिंग पार्टनर को हो सकता है, बस सैलरी नहीं हो सकती स्लीपिंग पार्टनर को। इसके अलावा ये सारी चीजें तभी अलाउ होंगी जब अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगी, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है तो ये अलाउ नहीं होंगी। इसके अलावा ये जो क्या क्या चीजें हैं, डीड कभी भी आप रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड नहीं कर सकते। मान लो आप जो है क्या कहते हो कि 23-24 का साल है और मैं 24 का साल खत्म हो जाऊंगा फिर डीड अमेंड कर दूंगा और डीड अमेंड करके उसमें प्रोविजन डाल दूंगा कि भाई इंटरेस्ट वगैरह अलाउड है। ऐसा नहीं हो सकता, आपको जो है स्टार्टिंग से ही जो है वो प्रोविजन होना चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट वगैरह अलाउ होगा, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं चलेगी। इसके अलावा जो आपका पार्टनरशिप वगैरह का जो इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह होता है, इसके लिए 12% रेट प्रेस्क्राइब्ड है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 3 चीजों में से लोअर इंटरेस्ट अपना अलाउ होगा, जो डीड में है 12% वो, या फिर डीड में जो है वो 12%, डीड में जो है, और तीसरा एक्चुअल। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो इंटरेस्ट अलाउ होगा, बाकी आपको जो है डिस अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट अलाउ होता है, आपको जो है दूसरा कोई कंपाउंड इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है। हाँ, हर पार्टनर का अलग चेक करना पड़ेगा, कहीं ये सोचो कि दोनों पार्टनर को मिलाकर फिर चेक करूं, हर पार्टनर के लिए अलग चेक करना पड़ेगा, उसकी कैपिटल से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज को। अगली बात आती है सैलरी वगैरह की। जो सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, तीनों एक ही हेड में जाते हैं, और वो कितना अलाउ होता है, वो अलाउ होता है बुक प्रॉफिट्स का। बुक प्रॉफिट्स का जो है क्या कहते हैं, कुछ परसेंटेज अलाउ होता है। बुक प्रॉफिट्स के पहले 2 टुकड़े किए जाते हैं, जितना भी बुक प्रॉफिट हो उसमें अप टू 3 लाख अलग किया जाता है और 3 लाख से अबोव अलग किया जाता है। अगर आपका लॉस है तो वो अप टू 3 लाख वाले में ही आएगा, तो अप टू 3 लाख वाले को क्या किया जाता है, बुक प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर किया जाता है। तो मान लेते हैं 3 लाख है, 3 लाख का 90% आ गया 270, तो 270 लिया जाएगा। मान लो आपका बुक प्रॉफिट है जो है क्या कहते हैं अपना 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का 90% आ गया 90,000, बट 1.5 लाख जो है वो हायर हो जाएगा, तो 1.5 लाख आ जाएगा। मान लो लॉस है, तो लॉस है तब भी क्या आ जाएगा, 1.5 लाख आ जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख तो हमेशा ही हायर होने वाला है, लॉस है उस केस में। तो इसीलिए यहां पर अप टू 3 लाख में क्या होगा, आपका बुक प्रॉफिट्स का 90% और आपका 1.5 लाख रुपए विच एवर इज हायर। इसके अलावा जो बाकी का बुक प्रॉफिट बच गया 3 लाख से ऊपर, वहां पर जो है मान लो 11 लाख प्रॉफिट था बुक प्रॉफिट, तो 11 में से 3 माइनस करके 8 लाख आ गया। 8 लाख का जो है 60% मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 लाख का 60% जो आया वो प्लस के वहां पर 270 आया था, 3 लाख का जो है 90%, वो उन दोनों को ऐड करके आपका पता लग जाएगा कि मैक्सिमम कितना रेम्युनरेशन क्या होगा, अलाउ होगा। हाँ, ये दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर, जितने ही पार्टनर सबको क्या करके है, ऐड करके है, सबको जो है इकट्ठा करके है, ये जो लिमिट मैंने आपको बताई है। हाँ, अब इंडिविजुअल को कैसे बांटी जाएगी, अलग अलग पार्टनर को कैसे बांटा जाएगा, कितना अलाउ होगा, वो उनकी जो भी रेशियो में उनको सैलरी दी होगी उसी रेशियो में जो है क्या कहते हैं अपना हम बांट देंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये रहता है आपका कि आपको क्या करना होता है, आपको इकट्ठा तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर का इकट्ठा रेम्युनरेशन कितना अलाउ है वो निकालना पड़ेगा। इकट्ठा रेम्युनरेशन कितना अलाउ है वो इस लिमिट से निकालोगे। इसके अलावा उनको रेम्युनरेशन दिया कितना है वो निकालोगे, तो फिर जो है हमें पता लग जाएगा कि फर्म को कितना क्या होगा, डिसअलाउ होगा। फर्म को जितना डिसअलाउ होगा वो फिर क्या कहते हैं पार्टनर्स को एग्जम्प्ट रहेगा, और जो फर्म को अलाउड होगा वो पार्टनर्स को क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। पार्टनर को कैसे टैक्सेबल होगा, जितना फर्म को अलाउ हुआ है उसको डिवाइड कर दो इन द सैलरी रेशियो, जिस रेशियो में सैलरी मिली है उस रेशियो में डिवाइड कर दो। इक्वल सैलरी मिली है तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने जो है 11 लाख रुपए का मान लेते हैं बुक प्रॉफिट्स है, और आपने जो है सैलरी दी है क्या कहते हैं मान लेते हैं 50 लाख रुपए, तो फिर जो है क्या कहते हैं क्या होगा, अलाउड देखो, पहले अलाउ बताओ कितनी थी। अलाउ जो है 11 लाख रुपए में 270 तो ये हो गया, प्लस के 270 ये हो गया, प्लस के 8 लाख का 60%, 480 ये हो गया, कितना आ गया 750 जो है क्या कहते हैं आपको सैलरी अलाउ थी, आपने दे दी 50 लाख, तो इसका मतलब 42,50,000 क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। तो ये तो वैसे भी फर्म को टैक्सेबल होगी तो पार्टनर्स को एग्जम्प्ट रहेगी, लेकिन जो ये 7.5 लाख रुपए की सैलरी है ये किसको टैक्सेबल होने वाली है, ये पार्टनर्स को टैक्सेबल होने वाली है। किस रेशियो में, कौन से पार्टनर को कितनी टैक्सेबल होगी, उनकी सैलरी के रेशियो में। जिस मान लो सैलरी उन्होंने बराबर बराबर ली है तो उनको भी बराबर बराबर जो है क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। इसके अलावा फिर ये कुछ मैंने क्वेश्चन किए थे वो तो मैं आपको भी नहीं करवा सकता, वो क्वेश्चन तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। हाँ, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है।
तो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बुक प्रॉफिट जो है हमेशा, मैंने आपको यहां पर आज की क्लास में एक ये फॉर्मूला लिखवाया था, एक चार्ट लिखवाया था कि बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो है क्या कहते हैं अपना क्या होता है, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए ये रहा। तो यहां पर क्या होता है, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होता है, अगर उसमें से इंटरेस्ट जो पार्टनर्स को दिया गया है वो माइनस नहीं कर रखा तो माइनस कर देना। हाँ, अलाउड वाला माइनस करना है, जो 40B की लिमिट में आता है वो 12% वाला, ठीक है, वो माइनस करना है। इसके अलावा करंट ईयर का डेप्रेशन, अनअब्जॉर्ब डेप्रेशन, या फिर करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा, अनअब्जॉर्ब खर्चा, ये सारे माइनस कर देने हैं। अगर उन्होंने माइनस नहीं कर रखे, अगर कुछ नहीं लिख रखा तो हम मान लेते हैं माइनस कर रखे हैं तो हम माइनस नहीं करेंगे। तो इनको माइनस करने के बाद आता है आपका बुक प्रॉफिट्स। कुल मिला के बुक प्रॉफिट है क्या, बुक प्रॉफिट है पीजीपी हेड के हिसाब से इनकम बिफोर डिडक्टिंग सैलरी टू द पार्टनर। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है बुक प्रॉफिट्स की, जिसके अंदर निकालने का फॉर्मूला ये है जो मैंने आपको बताया। हाँ, बुक प्रॉफिट निकालने के बाद जो सैलरी अलाउड आएगी वो माइनस कर देना, और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह है बिजनेस का वो माइनस कर देना, तो आपकी लास्ट में पीजीपी हेड की इनकम आ जाएगी। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, बुक प्रॉफिट से ही मल्टीप्लाई करके वो अपना जो है हम निकालते होते हैं 60%, 40% वगैरह मल्टीप्लाई करके, 60% या 90% मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। फिर अगला एक पॉइंट जो मैंने यहां पर बताया वो क्या है, वो ये पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं कोई बंदा इंडिविजुअल खुद की कैपेसिटी में पार्टनर है, जैसे मैं हूं, मैं अपनी फर्म में खुद की कैपेसिटी में पार्टनर हूं, बट मेरी एचयूएफ भी है, और मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो उस एचयूएफ को लोन देती है, और सॉरी एचयूएफ जो है वो पार्टनरशिप फर्म को लोन देती है। रिपीट करता हूं, निखिल मंजालन एसोसिएट एक फर्म है, मैं उसमें पार्टनर हूं खुद की कैपेसिटी में, लेकिन मेरी एक एचयूएफ भी है, निखिल एंड एचयूएफ। अब जो है निखिल एंड एचयूएफ क्या करती है, मेरी पार्टनरशिप फर्म जो थी निखिल मंजालन एसोसिएट, उसको क्या देती है, लोन देती है। तो जो मेरी पार्टनरशिप फर्म है निखिल मंजालन एसोसिएट, वो बदले में उनको क्या देगी, एचयूएफ को इंटरेस्ट देगी। तो क्या वो इंटरेस्ट वो 40B वाले सेक्शन की लिमिट्स में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो पार्टनर हूं वो खुद की कैपेसिटी में पार्टनर हूं। तो मैं जो पार्टनर हूं वो खुद की कैपेसिटी में पार्टनर हूं, मेरी एचयूएफ पार्टनर नहीं है, मेरी एचयूएफ पार्टनर नहीं है। तो ये शायद बच्चों को समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। रिवर्स भी ट्रू है, आप सोच रहे हो कि तो मैंने उल्टा कराया था, रिवर्स भी ट्रू है, मतलब दोनों साइड से हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कोई फर्म है निखिल मंजालन एसोसिएट, और इसके अंदर जो है एनएम एंड एचयूएफ, ये क्या है, पार्टनर है, ठीक है, ये मान लेते हैं पार्टनर है, ये पार्टनर है। इसको जो है क्या कहते हैं, मान लो एचयूएफ को क्या दिया जाता है, एचयूएफ को इंटरेस्ट दिया जाता है। मान लो कभी लोन वगैरह लिया होगा, इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि यही पार्टनर है तो ये जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये तो 40B सेक्शन की लिमिट में आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं हूं इसका कर्ता एनएम, और मैंने इसको लोन दे दिया था अपनी खुद की कैपेसिटी में, मैंने इसको पर्सनल कैपेसिटी में लोन दे दिया था, और मेरे को उस लोन के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, तो ये 40B सेक्शन की लिमिट्स में नहीं आएगा। ये मैं कहना चाह रहा था आपको। आगे चलते हैं। इसके अलावा फिर आगे जो है बात आती है वो सेक्शन 36 के बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि प्रीमियम ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस कराया अलाउ रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया एम्प्लॉयज़ का अलाउ रहता है। बस इसमें ये ध्यान रखना था कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉयज़ का, चाहे वो 10,000 तक भी हो, तब भी कैश में नहीं हो सकता, वो कोई ना कोई चेक से तो होना ही पड़ेगा। हाँ, 10,000 से ऊपर होगा तो अकाउंट पे ही प्रेस्क्राइब्ड मोड से होगा, 10,000 तक होगा तो भी चेक से होना पड़ेगा, कैश में 1 रुपया भी अलाउ नहीं होता। सिर्फ इस सेकंड पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट जो है कैश में हो सकता है 10,000 तक। इसके अलावा बोनस कमीशन टू एम्प्लॉयज अलाउ रहता है, बट 43B सेक्शन लग जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ये वाला पेज हम डिस्कस कर ही चुके पहले ही। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट अच्छे से कर लेना, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर अगर पेंशन स्कीम में पैसा इकट्ठा करता है एम्प्लॉई के लिए, एनपीएस के अंदर पैसा इकट्ठा करता है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर पैसा इकट्ठा करता है, एम्प्लॉयर पैसा इकट्ठा कर रहा है, अपना पैसा इकट्ठा कर रहा है एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉई के बिहाफ पर। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी जाता होगा, लेकिन खुद का कंट्रीब्यूशन भी जाता है, खुद का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करता है। ये भी जो है क्या कहते हैं लिमिट में अलाउ होगा। लिमिट में अलाउ होने का मतलब, अगर वो क्या कहते हैं अपना, कोई क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, बेसिक सैलरी का 40% इकट्ठा किया, बट ये 40% अलाउ नहीं होगा एम्प्लॉयर को सिर्फ कितना अलाउ होगा, 10% अलाउ होगा। 10% किस चीज का,
10% बेसिक सैलरी का प्लस के डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स का। इन टर्म्स का मतलब होता है कि भाई जो अपना जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो, जो अपना रिटायरमेंट, ये सैलरी चैप्टर में समझाऊंगा आपको, टेंशन की बात नहीं है। तो कहने का मतलब कैसे निकाला जाएगा, हम क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दी होगी एम्प्लॉय की, प्लस के डीए दिया होगा, डीए में इन टर्म्स अलग दिया होगा। जैसे मान लो डीए है 10,000 रुपए, 10,000 में से वो बताएगा कि 20% इन टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे 10,000 का 20% ले लेंगे। तो इन टर्म्स वाला प्लस के बेसिक सैलरी, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसका 10% हमें क्या होगा, अलाउ होगा। उसका 10% हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर सकता है एनपीएस के अंदर। मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया ज्यादा 40%, तो उसको अलाउ कितना होगा, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस के डीए इन टर्म्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी प्लस के क्या करना है, डीए इन टर्म्स, दोनों को करना है ऐड। इसका कितना निकालना है, 10%। इसको कंपेयर करना है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से, इनमें से जो भी क्या होगा लोअर होगा वो आपको अलाउ होगा। ऑल्सो इस पे 43 भी सेक्शन लगेगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर की डेट से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है बेड डेट्स। बेड डेट्स हमेशा अलाउ होते हैं, उसका प्रोविजन अलाउ नहीं होता। बस ये बात ध्यान रखनी है, बेड डेट्स उसी चीज का होना चाहिए जिस चीज की इनकम तुमने पहले कभी पीएनएल में डाली थी। दूसरा, बेड डेट्स के लिए एक कंडीशन और है कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेटर को राइट ऑफ करना पड़ेगा। बस ये दो बातें हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो आपको बेड डेट्स अलाउ रहते हैं। इसके अलावा फिर जो है आगे आता है बेड डेट्स की रिकवरी। बेड डेट्स की रिकवरी आपको टैक्सेबल होती है, जिस साल में रिकवरी होती है उस साल में टैक्सेबल होती है, चाहे बिजनेस उस साल कंटिन्यू रहे या ना रहे। अगर बिजनेस आपका किसी ने खरीद लिया है तो जिस बंदे ने खरीदा है उसको टैक्सेबल हो जाएगा, बट टैक्सेबल होके रहेगा। हाँ, तो ये है। अगर मान लो पहले बेड डेट्स अलाउ ही ना की हो एओ ने, तो फिर आपको रिकवरी भी टैक्सेबल नहीं होगी। 1 लाख के बेड डेट्स थे, 50,000 अलाउ हुए थे, 50% अलाउ हुए थे। अब फ्यूचर में मान लो 1 लाख का 1 लाख आपको रिसीव हो जाता है, तो फ्यूचर में टैक्सेबल ही 50,000 ही होंगे, क्योंकि पहले आपको अलाउ ही कितने हुए थे, 50,000 हुए थे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन सबको जो है क्या कहते हैं, क्या रहता है, अलाउ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें सिर्फ एक बात है, पर्सनल पर्पस का लोन नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर बैंक वगैरह से लोन है तो उसका इंटरेस्ट 43B की लिमिट लग जाती है। इसके अलावा जीरो कूपन बॉन्ड का जो क्या होता है, एक होता है इशू प्राइस जो कि डिस्काउंट पे होता है, एक होता है रिडम्पशन प्राइस। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को भी हम अलाउ करते हैं क्योंकि इसको भी हम क्या मानते हैं, इंटरेस्ट। और ये डिस्काउंट जो है कैसे अलाउ होता है, ये डिस्काउंट जो है क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है, जो उसकी टेन्योर होती है उसे डिवाइड किया जाता है और उस टेन्योर के हिसाब से अलाउ होता है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस, ये सिर्फ किसको अलाउ रहते हैं, कंपनी को अलाउ रहते हैं, इंडिविजुअल वगैरह को अलाउ नहीं होते। और कंपनी को जो ये अलाउ होते हैं, इसमें रेवेन्यू 100% अलाउ होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या रहता है, अलाउ रहता है। सीटीडी एसटीडी सिर्फ किसको अलाउ रहता है, सीटीडी एसटीडी सिर्फ किसको अलाउ रहता है, बिजनेसमैन को ही अलाउ रहता है। बाकी जिसका कमोडिटी का बिजनेस हो, जिसका सिक्योरिटी का बिजनेस हो, उसी को अलाउ रहता है, बाकी किसी को अलाउ नहीं रहता। इसके अलावा अगर क्या कहते हैं, मान लो फॉरनर एनआर को आप नौकरी पे रखते हो तो उसका टीडीएस काटना कंपलसरी है। और अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो और मान लो काट भी लिया तो आप जमा नहीं कराते टाइम पे, कौन सा टाइम, टीडीएस की ड्यू डेट से पहले पहले आप जमा नहीं कराते, तो फिर जो है क्या कहते हैं, क्या होगा, वो आपको उसकी सैलरी कंप्लीटली डिसअलाउ हो जाएगी और फिर वो कभी अलाउ नहीं होगी। ये जो है क्या कहते हैं, अपना सैलरी टू एनआर का प्रोविजन हो गया, ये मैंने कराया नहीं था। अगला पॉइंट है पेमेंट टू रिलेटिव्स। पेमेंट टू रिलेटिव्स में क्या होता है, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं उनको अगर आप क्या रखते हो, उनको नौकरी पे रखते हो या फिर उनसे कोई भी परचेज करते हो, मतलब उनसे क्या करते हो, एक्सपेंसेस, सिर्फ ध्यान रखना एक्सपेंसेस यहां पर कवर्ड रहते हैं, या फिर एसेट कवर्ड रहता है, एक्सपेंसेस कवर रहते हैं। इनकम्स यहां पर कवर्ड नहीं होती हैं, सिर्फ एक्सपेंस कवर्ड होते हैं। तो जो एक्सपेंस कवर्ड होते हैं, अगर आप एक्सपेंस क्या करते हो, मार्केट वैल्यू से ज्यादा अनरीजनेबल करते हो तो वो क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है, अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाता है। अब बात आती है रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आता था। इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी तो आई गई। इसके अलावा लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, ये अपना जो है कवर्ड रहते हैं यहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन में। तो
अगर मेरी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो ये रिलेटिव को पैसा देता हूं तो भी कवर्ड होगा, या मेरी कोई और एंटरप्राइज है उसको पैसा देता हूं वो भी कवर्ड होगा, या मेरे रिलेटिव्स की कोई एंटरप्राइज है उसको पैसा देता हूं तो भी कवर्ड रहेगा। ऐसे ही एचयूएफ के केस में क्या होगा, कर्ता कवर्ड रहता है, उसके मेंबर्स कवर्ड रहते हैं, इसके अलावा मेंबर्स के रिलेटिव भी कवर्ड रहते हैं, और इवन मेंबर्स की एंटरप्राइज भी कवर रहती है और रिलेटिव्स की एंटरप्राइज भी कवर रहती है। तो मतलब एचयूएफ है, मैं उसका करता हूं, मैं उसका मेंबर हूं, मेरे रिलेटिव जो होंगे मम्मी पापा वगैरह उनको पेमेंट भी नहीं कर सकती एचयूएफ, या मेरी एंटरप्राइज कोई दूसरी एंटरप्राइज है उसको भी पेमेंट नहीं कर सकती एचयूएफ, और इसके अलावा मेरी रिलेटिव की जो एंटरप्राइज है उसको भी पेमेंट नहीं कर सकती एचयूएफ। कर सकती है लेकिन कितनी कर सकती है, रीजनेबल कर सकती है, जो मार्केट वैल्यू होगी उतनी कर सकती है। सिमिलरली एओपी, बीओआई कंपनी, इन सब के भी जो है, या फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इनके पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स आते हैं, एओपी के केस में मेंबर आते हैं, कंपनी के केस में डायरेक्टर आते हैं, और 20% वाला शेयर होल्डर आता है, तो यानी कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला शेयर होल्डर आता है। तो समझो इसको, फर्म है, फर्म के केस में पार्टनर उसका रिलेटिव है, पार्टनर की एंटरप्राइज उसका रिलेटिव है, पार्टनर की रिलेटिव उसकी रिलेटिव है, पार्टनर की रिलेटिव की एंटरप्राइज उसका रिलेटिव है। कंपनी के केस में डायरेक्टर्स उसके रिलेटिव हैं, मेजर शेयर होल्डर जो है 20% वाला वो उसका रिलेटिव है, उन दोनों के रिलेटिव भी कंपनी के रिलेटिव माने जाएंगे, उन दोनों की एंटरप्राइज भी कंपनी की रिलेटिव मानी जाएगी, और उन दोनों के रिलेटिव्स की एंटरप्राइज भी कंपनी की रिलेटिव मानी जाएगी। इसके अलावा यहां पर एक और बात थी कि भाई अपना उसका जो था, जरूरी नहीं है कि रिलेटिव पूरे साल बने रहना है, अगर आप एक दिन भी रिलेटिव बनते हो तो पूरे साल के लिए आपको रिलेटिव की डेफिनेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। 85 पेज पे क्या है, 85 पेज पे पहला पॉइंट है सीजेशन ऑफ लायबिलिटी। सीजेशन ऑफ लायबिलिटी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं पिछले किसी साल में हमें क्या होता है कि मैंने कोई सामान परचेज किया, उधार परचेज किया, और मैंने किसी के पैसे देने थे, अब उधार परचेज किया तो मैंने पिंडल अकाउंट में डेबिट कर दिया, अब वो मेरा बन गया क्रेडिटर, अब वो क्रेडिटर बन गया, अब मेरे को उसके पैसे देने हैं, बट अगले 1-2 साल बाद क्या होता है, वो कहता है कि मैं पैसे नहीं लेता, आपके पैसे माफ कर दिए, उसको बोलते हैं सीजेशन ऑफ लायबिलिटी। तो जब भी सीजेशन ऑफ लायबिलिटी होता है ये टैक्सेबल हो जाएगा। कहां टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कोई खर्चा था, जो खर्चा आपने जो है क्या कहते हैं ड्यू बेसिस पे अलाउ कर लिया, बट बाद में अगर आपको उसके पैसे नहीं देने पड़े तो वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका पीजीपी के अंदर। इवन इफ पुराना बिजनेस आपका बंद हो गया हो तब भी टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर आपने पुराना बिजनेस बेच दिया हो किसी बंदे को, तो फिर जो सक्सेसर है उसको टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, इसका सबूत क्या माना जाएगा, अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एंट्री, वो क्रेडिटर को राइट ऑफ कर दिया तो वही सबूत माना जाएगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा। यही बात आपकी बैड डेट्स रिकवरी में अप्लाई होती है, यही बात यहां अप्लाई होती है, यही बात जो है क्या कहते हैं आपकी 41 सेक्शन के बाकी जो प्रोविजन है, साइंटिफिक रिसर्च है, बैड डेट्स रिकवरी, इन सब पे भी अप्लाई होती है। इसके अलावा फिर ये मैंने एक मुश्किल सा पॉइंट करवाया था जिसका ज्यादा मेरे को लगता नहीं एग्जाम में है, बट स्टिल ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था, इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर मान लेते हैं कोई अपना जो है बिजनेस है और वो बिजनेस जिस साल बंद होता है उसी साल क्या होता है, लॉस होता है, उस लॉस को हम वैसे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक, बट जिस साल बिजनेस बंद हुआ अगर उसी साल का लॉस है तो हम अनलिमिटेड टाइम तक भी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, बट वो जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना उससे सिर्फ क्या एडजस्ट कर सकते हो, यही 41 वाली जो है सेक्शन की जो अभी सीजेशन ऑफ लायबिलिटी वाली जो टैक्सेबल हुई है वही चीज आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला, नॉर्मल चीजें, मैंने एक चार्ट बनवाया था, मैंने बोला था कि जिस साल बिजनेस बंद हुआ उस साल से लेकर 8 साल तक तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी जो है क्या कहते हैं बिजनेस की लॉस एडजस्ट कर सकते हो, बिजनेस का प्रॉफिट एडजस्ट कर सकते हो। जिस साल बिजनेस बंद हुआ उस साल का लॉस है, 8 साल तक तो कोई भी जो बिजनेस का इनकम होगा ना उससे एडजस्ट कर सकते हो, बट 8 साल बाद अगर तुम उस लॉस को एडजस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ सेक्शन 41 की जो इनकम होगी उसी से एडजस्ट कर सकते हो। सेक्शन 41 में इनकम कौन कौन सी आती है, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट बेची हो, बैड डेट्स रिकवरी, सीजेशन ऑफ लायबिलिटी और एक एसएलएम मेथड में बैलेंसिंग चार्ज होता है, ये 4 चीजें जो है यहां पर आती हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए कितना भी पुराना लॉस हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था।
अगला पॉइंट है, सेक्शन अपने पास सिर्फ दो बचे हैं, एक है 44A, एक है 44AB। 44A था मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम में ज्यादा इसका वेटेज रहता नहीं है, कभी देखा नहीं मैंने, एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो पार्ट करते हैं, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए अलग होता है, बाकी सब के लिए अलग होता है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए दो लिमिट्स होती हैं, और इसमें यह होता है कि तीनों ऑल 10 ईयर्स में अगर 1.5 लाख से ऊपर ग्रोस रिसीट्स हैं, ऑल पिछले तीनों साल 23-24 को छोड़कर, इससे पिछले तीनों साल में अगर अपना जो है 1.5 लाख से ऊपर है, तो उसको स्पेसिफाइड बुक्स बनानी पड़ेंगी। वो मैंने मेंशन कर दी है स्पेसिफाइड बुक्स कौन सी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं अपना बाकी राइट हैंड साइड चलते हैं, अगर तीनों साल में, हाँ अगर तीनों साल में वो उसकी 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो उसको जनरल बुक्स बनानी पड़ेंगी। जनरल तो बनानी पड़ेंगी, जनरल का मतलब था ऐसी बुक्स जो एओ जो है क्या कर पाए, अपना हेल्प कर पाए एओ कि भाई इनकम निकालने में, ऐसी बुक्स तो बनानी पड़ेंगी। तो या तो बनानी है जनरल या बनानी है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बनानी है जब लिमिट स्पेसिफाई करोगे, अदरवाइज जो है जनरल बुक्स बनानी है। फिर आते हैं बाकी बिजनेसेस के ऊपर या बाकी प्रोफेशंस के ऊपर। तो बाकी बिजनेसेस में क्या होता है, बाकी बिजनेसेस के अंदर लिमिट ऐसे चलती है एनी, पीछे तो था स्पेसिफिक प्रोफेशन में था ऑल, यहां चलता है एनी। किसी भी साल में पिछले 3 सालों में, किसी भी साल में पिछले 3 सालों में या तो बिजनेस की इनकम 1,20,000 से ऊपर है या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, किसी भी साल में पिछले 3 सालों में, तो आप ये जो है इस लिमिट में आ जाते हो। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो ये जो है क्या कहते हैं 1,20,000 हो जाता है 2.5 लाख और 10 लाख हो जाता है 25 लाख रुपए। यानी कि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में पिछले 3 सालों में अगर तुम्हारी बिजनेस की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या फिर टर्नओवर किसी भी साल में 25 लाख से ऊपर है, तो तुम्हें जनरल बुक्स बनानी पड़ेगी, अदरवाइज बनानी ही नहीं है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में क्या था, या तो जनरल बनानी है या स्पेसिफाइड। यहां क्या है, जनरल बनानी है या बनानी ही नहीं है। तो ये वाली बात थी। हां, इन सारे जगह पर अगर नया बिजनेस है, तो मतलब पिछले 3 साल का डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हमें जो है करंट ईयर जिस साल बिजनेस शुरू किया उस साल का डेटा देखना है, और हमें सोचना पड़ेगा शुरू में ही, बिजनेस शुरू होने से पहले ही सोचना पड़ेगा क्या मेरी इस साल की रिसीट वगैरह जो है वो लिमिट से ऊपर जाएगी। अगर जाएगी तो क्या कहते हैं आप बुक्स बनाओ, अदरवाइज नहीं बनाओ। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन में सोचना पड़ेगा कि इस साल मेरी अगर 1.5 लाख से ऊपर जाने वाली है तो मैं स्पेसिफाइड बुक्स बनाऊं, अदरवाइज जनरल बुक्स बनाऊं। ऐसे ही राइट हैंड साइड में बिजनेस है, यहां सोचना पड़ेगा क्या इस साल मेरा प्रॉफिट 1,20,000 से ऊपर जाने वाला है या 10 लाख से ऊपर टर्नओवर जाने वाली है, तो मैं जनरल बुक्स बनाऊं, अदरवाइज बनाऊं ही ना। तो जब 3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं होता तो हम करंट ईयर का डेटा, प्रोजेक्टेड डेटा जो है सोचते हैं, उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अपना यहां पर और कोई बात ज्यादा नहीं आती है। प्रोफेशन मैंने आपको बता ही दिए थे। और हाँ, पेनल्टी याद रखनी है, 25,000 रुपए की पेनल्टी है। ये क्या पेनल्टी है, अगर बुक्स ना बनाई या बुक्स ना पाई गई तो 25,000 रुपए की आपको जो है पेनल्टी लग जाएगी। इसके अलावा बुक्स आपको रखनी होती है संभालकर 6 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये ध्यान रखना है। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 6 साल तक आपको जो है संभाल के रखनी होती है। आज का लास्ट सेक्शन आता है, और इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन 44AB, ये ऑडिट का सेक्शन है, जिसमें जो है ये बात बोलता है कि वैसे तो ऑडिट की लिमिट होती है 1 करोड़ रुपए, यानी कि जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो उसको ऑडिट करवाने क्या होती है, कंपलसरी। ये बिजनेस के केस में बता रहा हूं। प्रोफेशन के केस में लिमिट कितनी होती है, 50 लाख रुपए। बिजनेस के केस में कितनी होती है, 1 करोड़ रुपए। बट ये 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ की हो जाएगी अगर तुम्हारी जो है क्या कहते हैं कैश रिसीट डिवाइड बाय टोटल रिसीट is up to 5% and cash payment divided by total payment is up to 5%। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो तुम्हारी जो है क्या कहते हैं अपना टर्नओवर 10 करोड़ हो जाएगी। कहने का मतलब ये, किसी की टर्नओवर मान लो 8 करोड़ है, उसको ऑडिट करानी है नहीं करानी, इट विल डिपेंड अपॉन कि उसकी जो है कैश रिसीट डिवाइड बाय टोटल रिसीट क्या अप टू 5% है, एंड कैश पेमेंट डिवाइड बाय टोटल पेमेंट क्या अप टू 5% है। तो उसको जो है क्या कहते हैं अपना, हाँ, तो उसको क्या कराना पड़ेगा, तो उसको ऑडिट, हाँ, तो उसको ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी क्योंकि उसकी टर्नओवर कितनी है, 8 करोड़, बट लिमिट कितनी लगती है, 10 करोड़ की। प्रोफेशन के केस में एक ही लिमिट है 50 लाख की, और कोई लिमिट ही नहीं है। अगली बात, अगर मान लेते हैं क्या कहते हैं आप क्या करवा लेते हो, कंपनीज एक्ट में किसी और एक्ट में आपकी ऑडिट हो जाती है, तो फिर आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, 30/9 ड्यू डेट ऑफ जो अपना ऑडिट होती है उस डेट से पहले एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ऑडिट कौन करता है, सीए करता है।
ऑडिट की ड्यू डेट होती है 30/9। इसके अलावा फिर हम जो है आ गए थे यहां पर, अगर आपने ऑडिट जो है क्या कहते हैं अपना ना करवाई तो फिर आपको पेनल्टी कितनी देनी पड़ती है, पेनल्टी ध्यान रखनी है 1,50,000 की पेनल्टी होती है, या फिर 0.5% ऑफ टर्नओवर जो है इनमें से विच एवरेज क्या करना है, लोअर करना है, ये ध्यान रखना है। जो अगला सेक्शन है वो तो एज इट इज कहां पर हमने किया था, कैपिटल गेन में। क्या किया था कैपिटल गेन में कि अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर अपनी जो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बेचता है, उसके लिए प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना माना जाएगा। अगर एसडीवी इज ग्रेटर देन 100% ऑफ कंसिडरेशन तो एफवीओसी में क्या लिया जाएगा, एसडीवी लिया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल गेन में और जो भी रूल पड़े थे, क्या रूल पड़ा था कि भाई एसडीवी कौन सी डेट की लेनी है, अपना एग्रीमेंट की डेट की लेनी है या अपना ट्रांसफर की डेट की लेनी है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने पार्ट पेमेंट कुछ ना कुछ बैंक अकाउंट से रिसीव किया था। अगर बैंक अकाउंट से रिसीव किया था ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट तो आपको जो है एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी लेनी है, अदरवाइज आपको ट्रांसफर की डेट की एसडीवी लेनी है। एसडीवी आपको ज्यादा लगती है तो आप केस रेफर कर सकते हो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, और वैल्यूएशन ऑफिसर जो है 3 वैल्यू बताता है, वो हम सारा करवा चुके हैं, वो सारे रूल एज इट इज यहां पर लग जाएंगे। तो ये बात भी हो गई। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं और कुछ है नहीं, तो चैप्टर हो चुका है खत्म, और हमने आई थिंक 1.5 आवर के अंदर जो है अपना खत्म कर लिया है। क्या चीज खत्म कर ली है, पीजीबीपी। एक घर से ये जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 115 बीएससी एंड नॉर्मल। नॉर्मल और 115 बीएससी में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस तो है एडिशनल डेफिनेशन का, दूसरा डिफरेंस है साइंटिफिक रिसर्च का। साइंटिफिक रिसर्च में भी कौन सा, इन हाउस का, तो दोनों में मिलता है, आउटसोर्सिंग वाला। और तीसरा जो डिफरेंस है 35 एडी वो नहीं मिलता 115 बीएससी में। ये 3 डिफरेंसेस हैं बस। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।